अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? खैरियत से होंगे, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी, काइंडली कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आगे लेक्चर की तरफ फॉरवर्ड प्रोसीड करूँ। चलो, ज़बरदस्त, आवाज़ क्लियर है तो। कल हम लोगों ने कुछ काम किया था, इंट्रोडक्शन वर्डप्रेस एंड इंस्टॉलेशन कैसे होगी। मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर आप में से किसी को कोई इशू आ रहा है उस पर, तो मुझे काइंडली बता दीजिए ताकि मैं कोई पार्ट इस तरह का जो कि आपको क्लियर नहीं है उसको मैं रिपीट कर दूँ और फिर हम आगे चलें। अच्छा जी, गुल लेपर्ड को दो इश्यूज आए हैं। फर्स्ट टाइम उनकी वेबसाइट जो है बिल्कुल ठीक बन गई है, और सेकंड टाइम उनको कुछ इश्यूज आए हैं। और रेलिवेंट लाइब्रेरी नेम का अगर आपको कोई इशू आ रहा है, इट मींस कि आपने जो कॉपी वर्डप्रेस की प्लेस की है वो मुकम्मल तौर पे पेस्ट नहीं हुई, उसमें से कोई फाइल्स मिसिंग हैं। तो ट्राई करें कि अपनी वर्डप्रेस की कॉपी जो है उसको दोबारा से डाउनलोड करें, अनजिप करें कम्प्लीटली और उसको वहाँ पे प्लेस करें। एंड सेकेंड टाइम एम्प्स इज गिविंग द लाइव मैसेज दैट पेज इज नॉट फाउंड। आपको एग्जैक्टली थोड़ा सा पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि इशू क्या है। ठीक है, पेज नॉट फाउंड जो है वो इस वजह से भी हो सकता है कि आपका जो यूआरएल है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, आप गलत यूआरएल पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप गलत यूआरएल पर रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको 404 का एरर आएगा, पेज नॉट फाउंड का। सो यू नीड टू चेक योर यूआरएल लोकल हो स्लैश जो फोल्डर नेम आगे आपका आता है, क्या वो करेक्टली आपने वहां पे ऐड किया है या गलत दिख रहा है। किसी और को कोई इशू, यहाँ तक किसी और को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो काइंडली लेट मी नो। लोकल होस्ट स्लैश एडमिन लोकल होस्ट स्लैश एम्स ओपन नहीं हो रहा। अब मुझे ये बताएं कि आपका लोकल होस्ट ओपन हो रहा है, जो डायरेक्टरी वहां पे आती है, जिस तरह से मेरे लोकल होस्ट के ऊपर मैं आपको भी ओपन करके दिखाता हूँ कि एक डायरेक्टरी लिस्टिंग वहां पे आ जाती है मेरे पास। क्या वो आपके पास आ रही है? जैसे मैं यहाँ पे लोकल होस्ट लिखता हूँ सिंपल, एंड आई गेट अ डायरेक्टरी लिस्टिंग, सारे फोल्डर्स आ जाते हैं। आपके अगर यहाँ पे फोल्डर्स नहीं है तो ये एरिया एम्प्टी आ रहा होगा, लेकिन इट शुड बी देयर। ये वाइट स्क्रीन जो आ रही है एम्प्स की, यहाँ पे ये आनी चाहिए। अगर ये आ रही है तो इट्स ओके। समटाइम्स आपने आपके जो एम्प्स वर्जन है, जैसे जो नया एम्प्स 3 आया है उसके अंदर ये इशू आ रहा है समटाइम्स कि आपका जो होम है, जो लोकल स्लैश एम्प्स का जो डैशबोर्ड है वो ओपन नहीं हो रहा। बट अगर आप अपना जो कोड है, जो आपका वर्डप्रेस की वेबसाइट है, उसको अगर आप www के फोल्डर में रख देते हैं तो वो आपको इजीली एक्सेसिबल होता है। अच्छा, डोमेन चेंज की जिनकी क्यूरी है, यू कैन डायरेक्टली connect with the lab manager. If you are from Jhelum, you can contact Tosif, or if you are from Sialkot, you can contact Ibrahim. ओके, लोकल होस्ट ओपन हो रहा है तो ठीक है, लोकल होस्ट ओपन हो रहा है तभी आप इसको थ्रू आउट चलाएं। और अगर आपके एम्प्स में इशू आ रहा है तो एम्प्स की अपनी कम्युनिटी वेबसाइट है जहाँ पे एम्प्स का फॉरम है, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप अपनी क्यूरी को रिजॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन जो हमारा बेसिक मकसद है वो ये है कि हमारे पास जो रिक्वेस्ट है उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए www के फोल्डर से, दैट इज देयर। गुल लेपर्ड, इनका मुझे लगता है उन्होंने जो अपना इशू है उसको कॉपी किया हुआ एंड देन दे हैव प्लेस्ड इट अगेन। गुल लेपर्ड, लेक्चर के बाद ना आप मेरे साथ काइंडली डायरेक्टली इनबॉक्स में आइएगा एंड देन विल सॉर्ट दैट इशू कि आपको सेकंड टाइम वेबसाइट क्रिएट करते हुए क्यों प्रॉब्लम आ रही है। मेरी स्क्रीन पे 3 आइटम शो हो रहे हैं, किस तरह के 3 आइटम है आपकी स्क्रीन पे? काइंडली मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। अच्छा, इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों को इशू नहीं आ रहा, 2-3-4 लोग हैं जिनको इशू आ रहा है, वो मेरे साथ इनबॉक्स में कनेक्ट हो सकते हैं आफ्टर लेक्चर, सो आई कैन सी व्हाट प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग एंड हाउ टू सॉल्व इट। आगे थोड़ा सा चलते हैं। कल हमने जो प्रोसेस किया था, मैं एक दफ़ा उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि अगर किसी को कोई इशू है भी तो वो क्लियर हो जाए।
वर्डप्रेस जब भी आपने इंस्टॉल करना है, आपको वर्डप्रेस की एक फ्रेश कॉपी चाहिए, ठीक है, वो आपको मिलेगी wordpress.org से। एक रिक्वायरमेंट ये है, दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास लोकल सिस्टम के ऊपर एम्प्स या जैम या तीसरा कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके सिस्टम को सर्वर बना दे, वो इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा, वहाँ पे आपके पास दो बेसिक सर्वर्स आ रहे होंगे, अपाची आप उसको ऑन करेंगे, MySQL को ऑन करेंगे। अगर आपके पास जैम्प होगा, उसमें भी 4 सर्वर होंगे, वहाँ पे भी आपने अपाची को स्टार्ट कर लेना है और MySQL को स्टार्ट कर लेना है। जब ये दोनों आपके पास स्टार्ट हो जाएंगे, आपका लोकल सिस्टम एक सर्वर बन जाएगा। वहाँ पे जैसे ही आप लोकल होस्ट लिखेंगे तो आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। जो जैम्प है उसमें रिस्पॉन्स ब्लू कलर की स्क्रीन आ जाती है, और जो एम्प है उसमें रिस्पॉन्स इस तरह व्हाइट कलर की स्क्रीन आ जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास जब एम्प चल रहा है तो हमारे पास अपाची वर्किंग में है, और हमारे पास PHP MySQL जो है, जो PHP माई एडमिन है वो भी वर्किंग में होना चाहिए। तो उसको भी चेक कर लेते हैं, PHP माई एडमिन लिख के URL के अंदर अगर ये ओपन हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा डेटाबेस इंजन जो है वो काम कर रहा है। और हमारे डेटाबेस इंजन का, जिसमें हम परमानेंट डाटा स्टोर करवाएंगे, जो भी वेबसाइट बनाएंगे उसका डाटा यहाँ पे एक डेटाबेस में स्टोर होता है। अगर ये हमारे पास स्क्रीन ओपन हो रही है, इट मीन्स के यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस इंजन है वो ठीक काम कर रहा है, ठीक है। ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई। अब वेबसाइट नई क्रिएट करनी है तो आपको हर दफा वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर है उसकी एक कॉपी चाहिए, ठीक है। तो उसकी जो कॉपी है वो आपको कहाँ से मिलेगी? wordpress.org से। असद अली कह रहे हैं कि जी वाई डू यू प्रेफर एम्प्स ओवर जैम्प। मुझे एम्प्स जो है वो मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि PHP वर्जन चेंज करना मेरे लिए काफ़ी आसान है उसके अंदर, और ठीक है। और इसके अलावा जो लाइब्रेरीज हैं इसके अंदर, उनको इंक्लूड और एक्सक्लूड करना है तो मैं थ्रू GUI कर लेता हूँ। जब PHP.ini में मुझे जाके कोड में जाके ये काम करना पड़ता है फाइल में, तो दैट लुक्स अ बिट टफ, ठीक है। सो इसलिए जो है मैं एम्प्स को प्रेफर करता हूँ कि एम्प्स के अंदर सारा काम आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से इजीली हो जाता है। अगर आपको जैम्प सूटेबल लगता है आप वो कर लें। सेकंड चीज ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि हम एक दफा लेक्चर को मतलब 20% 30% में कंप्लीट कर लूँ, देन 10 मिनट्स का चंक आपको मिल जाए जिसमें आप क्वेश्चन कर लें। इस तरह से अगर आप राइट टाइम पे क्वेश्चन थ्रो करते हैं तो आई कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन लेक्चर के मैं किस चीज़ पे काम करूँ और आपको रिस्पॉन्ड करूँ या ना करूँ। तो इस तरह से काफ़ी सारी लोगों की क्यूरीज रह जाती हैं। सो इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। 30 मिनट्स का लेक्चर अगर हो जाता है तो फिर 10 मिनट्स आप अपना QA कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, मैं रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि जिन लोगों को क्लियर नहीं है उनको एक दफ़ा क्लियर हो जाए कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हमारी किस तरह से होगी। अगर आपके पास एम्प्स चल रहा है तो मैंने आपको बताया कि अपाचे और MySQL रनिंग में है, लोकल होस्ट पे आपको रिस्पांस मिल रहा होगा, और लोकल /PHP माई एडमिन के ऊपर आपको डेटाबेस इंजन का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिल रहा होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हमें अपनी वेबसाइट को कहाँ पे प्लेस करना है। हमें अपनी वेबसाइट को प्लेस करना है, आपकी जिस ड्राइव में आपने अपने ऐप्स को इंस्टॉल किया है, वो C है, वो D है, वो E है, ठीक है। उसके अंदर आपको एम्प्स का फोल्डर मिलेगा, ठीक है। जैसे मेरे पास एप्लीकेशंस का एक फोल्डर है जिसके अंदर मैंने अपना एम्प्स को प्लेस किया हुआ है। एम्प्स के फोल्डर में जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर आ रहा होगा www का। ये ऐसा फोल्डर है, इसमें आप जो भी कंटेंट रखेंगे, जो भी वेबसाइट रखेंगे, ये पब्लिकली एक्सेसिबल होगी, ठीक है। वहां से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपको उसका रिस्पॉन्स जो है पब्लिकली अपने URL पे, ब्राउजर पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपने वर्डप्रेस की कॉपी रखनी है। अब वो वर्डप्रेस की कॉपी जो हमने यहाँ पे रखनी है वो हमें मिलेगी wordpress.org से। wordpress.org पे आए, यहाँ पे होम पेज पे हमने क्लिक किया गेट वर्डप्रेस। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये हमें डाउनलोड्स के पेज पे ले जाएगा, ठीक है। डाउनलोड्स के पेज के ऊपर जो लेटेस्ट वर्डप्रेस का वर्जन है दैट इज 5.4.1, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एक लेटेस्ट वर्डप्रेस की कॉपी जो है यहाँ से हमारी डाउनलोड हो जाएगी, जो कि जिप फॉर्मेट में होगी। अब हमने करना क्या है कि इस जिप फॉर्मेट को अनजिप करना है, और इससे हमें जितने फोल्डर्स और फाइल्स मिलती हैं उनको हमें उठा के यहाँ से कॉपी करके लेके जाना है www के फोल्डर के अंदर, और जो भी आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं उसके नाम का एक फोल्डर बनाएंगे और सारी फाइल्स वहां पे प्लेस कर देंगे। और उसके बाद हमें ये फोल्डर लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर के नाम की जो रिक्वेस्ट हम करेंगे URL में, वहां से एक्सेसिबल होगा, ठीक है। अभी जैसे ये जिपिंग जो हमारी फाइल है ये डाउनलोड इसकी कंप्लीट हो जाती है, इसकी अनजिपिंग करते हैं और इसको उठा के अपने पास एम्प्स के www के फोल्डर के अंदर प्लेस करते हैं। ये तो हो गया हमारा कोड का सेक्शन, ठीक है। और जो सेकंड सेक्शन है हमारा, जैसे मैं अब चाह रहा हूँ कि थोड़ा से अपने जो स्टेप्स हैं उनको एक दफ़ा यहाँ पर राइट कर दूँ और आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूँ, ताकि
एक मेमोरी डेवलप हो जाए इसकी कि जब भी हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो काम क्या क्या करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करनी है आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल check your machine if XAMPP or AMPS or any other localhost tool is running, ठीक है। check your database engine, check PHP my admin GUI, ठीक है। ये तो हो गई हमारी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हमारे स्टेप्स आ जाते हैं। स्टेप्स में हमें क्या करना है, पहला स्टेप था हमारा डाउनलोड वर्डप्रेस फ्रॉम wordpress.org, ठीक है। आपको इसको अनजिप करना है फाइल को एंड प्लेस इट इनसाइड htdocs/www, जो भी आप फोल्डर आपके पास है। अगर XAMPP है तो आप htdocs में रखेंगे, अगर आप AMPS यूज कर रहे हैं तो आप www में रखेंगे, ठीक है। इनसाइड योर XAMPP और AMPS फोल्डर, ठीक है। थर्ड स्टेप जो हमारा वो क्या है कि हमें क्रिएट करनी है एक एम्प्टी डेटाबेस। तो उसके लिए हमें करना है गो टू localhost/php my admin, ठीक है, एंड क्रिएट अ डेटाबेस हियर। ये हमारा थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप हमारा क्या है कि हमें रिक्वेस्ट को एक्सेस करना है। जो भी हमने अपनी वेबसाइट को डाउनलोड किया है उसके जो भी फोल्डर का नाम रखेंगे तो हम उसको एक्सेस करेंगे। एक्सेस द न्यू कॉपी ऑफ वर्डप्रेस टू ब्राउजर रिक्वेस्ट। अब जो रिक्वेस्ट करनी हो आपने करनी है लोकल होस्ट पे स्लैश जो भी आपका जो फोल्डर नेम है, जो आपने नई वेबसाइट अभी डाउनलोड की है, जब उसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और उसका जो फोल्डर नेम होगा उससे आप उसको एक्सेस करेंगे। जैसे आप इसको एक्सेस करेंगे आपके पास आ जाएगी इंस्टॉलर स्क्रीन। नाउ you will have an installer screen. So what you need to do is select language, ठीक है। और 6 नंबर पे आपको क्या करना है कि अब आपको कनेक्ट करना है अपने डेटाबेस को विद वर्डप्रेस। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, डेटाबेस का नेम, यूजर नेम और पासवर्ड। बाकी जो आपके पास आ रहा होता है होस्ट की वैल्यू, दैट इज अगेन लोकल होस्ट, वो सिमिलर रहेगा। टेबल प्रीफिक्स आप चेंज करना चाहते हैं आप कर लें, नहीं करना चाहते बेशक ना करें, दैट इज नॉट एन इशू, ठीक है। 7 स्टेप के ऊपर आप क्या करेंगे, यू विल ऐड वेबसाइट सेटिंग्स। लाइक कौन कौन सी सेटिंग हो सकती है, वेबसाइट का नेम हो सकता है, ठीक है, उसका एडमिन का यूजर नेम हो सकता है, उसका पासवर्ड हो सकता है, एंड देन इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन आती है डिसेबल करना है सर्च इंजन इंडेक्सिंग, ठीक है। ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं। तो पार्ट 8 पे आप उसको सिर्फ कंटिन्यू करेंगे एंड योर वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड। तो दीज आर द स्टेप्स। मैंने इनको राइट डाउन इसलिए किया कि इनकी एक पिक्चर मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा जिन लोगों को इशू आ रहा है, अगर वो फ्यूचर में भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं। समटाइम आप एक स्टेप बार बार रिपीट नहीं करते, भूल जाते हैं। आई विश कि आप लोगों के साथ इस तरह का कोई मसला ना हो, लेकिन अगर होता है तो ये जो छोटा सा ये मैंने जो क्रिएट किया है, समझ लें कि स्टेप जो हम यहाँ पे बनाए हैं हमने, इसको देख के आपको याद आ जाएगा कि प्रोसेस क्या है आपको अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट को इंस्टॉल करने का। सो वी आर गोना डू द सेम स्टेप। सबसे पहले हमने डाउनलोड किया वर्डप्रेस। ये तो प्री जो रिक्विजिट्स थे उनको तो हमने चेक कर लिया कि हमारे काम कर रहे हैं। पहला स्टेप किया कि वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लिया। दूसरा स्टेप हम कर रहे हैं कि अनजिप कर रहे हैं और उसको प्लेस करेंगे htdocs या www के फोल्डर के अंदर, और
create a new folder here by your new website name, ठीक है। तो राइट नाउ हम यहीं पे जा रहे हैं और उसको अनजिप करते हैं, ठीक है। सो डाउनलोड्स में मेरे पास ये नई कॉपी है, ये वर्डप्रेस की। इसको मैं डबल क्लिक करके अनजिप कर रहा हूँ। आप राइट क्लिक करके अनजिप करेंगे अब विंडोज के अंदर, तो आपके पास इस तरह से वर्डप्रेस की कॉपी आ जाएगी। मेरे पास वर्डप्रेस 3 इसलिए लिखा आ रहा है कि वर्डप्रेस का ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ, तो उसने जो न्यू फोल्डर क्रिएट किया उसका नाम 3 रख दिया है। तो इस पर डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास फाइल इस फॉर्मेट में आ रही है कि फोल्डर के इमीडिएटली अंदर मेरे पास WP एडमिन का फोल्डर आ रहा है, देन WP कंटेंट का फोल्डर आ रहा है, देन WP इंक्लूड्स का फोल्डर आ रहा है और सपोर्टेड बाय डिफरेंट अदर फाइल्स हैं। तो मैं सिर्फ इस फोल्डर को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसको ले जाऊंगा मैं अपने अगेन एम्स के अंदर, जो हमने यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है कि एक्सेस द न्यू कॉपी, ये जो आपने यहाँ पे रखी है ये तो आप एक्सेस करेंगे यहाँ से, लेकिन जो फोल्डर आपने बनाना है वो कहाँ बनाना है, htdocs से TW के अंदर, वहाँ पे सारी फाइल्स आपने अनजिप करके प्लेस करनी है। तो अनजिप हमने कर ली, कॉपी हमने कर ली, सिर्फ एम्प्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जाके TW के फोल्डर में यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। अगर तो आपने वहां से पूरा फोल्डर कॉपी किया है तो फोल्डर यहाँ पे प्लेस करके, जैसे मैंने वर्डप्रेस 3 का फोल्डर ही कॉपी कर लिया, तो मैं फोल्डर यहाँ पे प्लेस करता हूँ और उस फोल्डर का नाम चेंज कर लेता हूँ। तो मैं इसको क्रिएट करना चाह रहा हूँ वर्डप्रेस डैश इंस्टॉल, ठीक है। हमारे लेक्चर का नाम ही कल का वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन था, तो मैंने वेबसाइट का नाम रख दिया वर्डप्रेस डैश इंस्टॉल। याद रखिएगा यहाँ पे आप जो भी फोल्डर क्रिएट करेंगे उसके अंदर आपको स्पेस नहीं देनी, ठीक है। और अंडरस्कोर कोशिश करें ना दें। अगर आपको 2 वर्ड्स को सेपरेट करना है तो आप सिंपल हाइफन से सेपरेट कर सकते हैं। सो अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि आपने कॉपी क्रिएट कर ली, अब डेटाबेस क्रिएट करें। आपने TW के अंदर अपना वर्डप्रेस फोल्डर रख लिया, अब सिंपल डेटाबेस क्रिएट करें। न्यू पे जाते हैं, यहाँ पर जाके मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैंने फोल्डर का नाम लिखा है उसी नाम से डेटाबेस क्रिएट करूँ, क्योंकि मेरे पास एट सम टाइम्स काफ़ी सारी डेटाबेसेस और काफ़ी सारी जो फोल्डर हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और अगर मुझे अपनी एक मशीन से किसी वेबसाइट को किसी दूसरी मशीन पे ट्रांसफर करना पड़े तो समझ नहीं आ रही होती कि किस वेबसाइट की डेटाबेस कौन सी है, ठीक है। सो मैं नॉर्मली सेम नाम से डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। जब आप सर्वर पे डिप्लॉयमेंट करते हैं वहां पे आपको डेटाबेसेस हमेशा उनके नेमिंग कन्वेंशन जरा डिफरेंट होते हैं। लोकली जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप अपनी मर्जी से इसको अपनी ईज के लिए सेम नेम रख सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ वर्डप्रेस डैश इंस्टॉल। तो ये मेरी डेटाबेस क्रिएट होगी। अब अगला काम क्या करना है मुझे, यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया है एक्सेस द न्यू कॉपी ऑफ वर्डप्रेस, ठीक है। एक्सेस द न्यू कॉपी ऑफ वर्डप्रेस थ्रू ब्राउजर रिक्वेस्ट। अब ब्राउजर रिक्वेस्ट क्या होगी, लोकल होस्ट स्लैश जो भी आपने फोल्डर का नाम रखा है, TW के फोल्डर के अंदर जो भी आपने फोल्डर का नाम रखा है वहां पे आप रिक्वेस्ट करेंगे। सो राइट नाउ आई विल डू लोकल होस्ट स्लैश फॉरवर्ड स्लैश डाल दी और यहाँ पे मैं रखूंगा फोल्डर का नाम, सो वर्डप्रेस डैश इंस्टॉल। जैसे मैंने ये रिक्वेस्ट की, अब क्योंकि फोल्डर पीछे TW में फोल्डर पड़ा हुआ वर्डप्रेस की नई कॉपी का, तो मेरे पास ये इंस्टॉलर स्क्रीन आ जाएगी। थोड़ा सा मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर दूं, कल नहीं बताया था, क्या आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ये जो आपके पास इंस्टॉलर फाइल आ रही है ये क्यों आ रही है, क्योंकि अगर आप अपनी कोड भी इसके अंदर देखेंगे, अगर आप वर्डप्रेस डैश इंस्टॉल के फोल्डर के अंदर आए तो यहाँ पे एक फाइल होती है जिसका नाम है WP config sample, ठीक है। ये फाइल है जो कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करती है। जब आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हैं और आपने अपने वर्डप्रेस को डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर WP config sample.php की फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी और आपको वो डायरेक्टली ले जाएगी इंस्टॉलर स्क्रीन के ऊपर। लेकिन अगर ये फाइल यहाँ से डिलीट हो जाए या इस फाइल की जगह पे आपकी कॉन्फ़िगर्ड फाइल आ जाए तो फिर ये इंस्टॉलर स्क्रीन नहीं आएगी। अब देखते हैं कि एक स्टेप प्रोसेस कैसे होता है। जैसे मैंने यहाँ से इंग्लिश को सिलेक्ट करके कंटिन्यू किया, तो अगला स्टेप क्या है कि मुझे डेटाबेस को कनेक्ट करना है। यहाँ पर अगर मैं देखूंगा स्टिल मेरे पास WP config sample.php की फाइल है। अब लेट्स गो करता हूँ और डेटाबेस का नाम प्रोवाइड करता हूँ। सो डेटाबेस का नाम क्या है, वर्डप्रेस डैश इंस्टॉल। और यूजर नेम मैंने आपको बोला था कि आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड, क्योंकि आपके सिस्टम के ऑटोमेटिकली जब भी आपको सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसकी सर्विस इंस्टॉल होती है तो उसका यूजर नेम क्रिएट हो जाता है। सो मैं यहाँ पे नीचे नोट्स में डाल देता हूँ यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। XAMPP के लिए जो यूजर नेम होगा दैट विल बी रूट
और पासवर्ड जो होगा दैट विल बी एम्प्टी। ठीक है, कोई पासवर्ड नहीं होगा। लेकिन एम्प्स के लिए यूजर नेम अगेन रूट और पासवर्ड जो है दैट विल बी MySQL। दिस इज अंडरस्टूड। ये आपको पता है, आपको नहीं समझ आया बेशक गूगल कर लें, फॉरम से आपको ये चीज का पता लग जाएगा। this is this will be mentioned somewhere in their forum or in their documentation somewhere, but ये क्लियर है चीज। जब भी आप इसको करते हैं इंस्टॉलेशन तो ये चीजें आपकी एम्प्टी आती हैं, लेकिन डिपेंड करता है आप ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप लाइनक्स पे कर रहे होते हैं तो लाइनक्स आपको फोर्स करती है कि आप अपने MySQL का पासवर्ड सेट करें। विंडोज पे करते हैं तो वो आपको फोर्स नहीं करती कि आप पासवर्ड सेट करें। तो हम जब विंडो यूज कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड एम्प्टी आ रहा होगा। तो हमें यही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अपनी इंस्टॉलेशन में देनी है। यूजर नेम हम दे देंगे रूट, पासवर्ड रखेंगे एम्प्टी। अगर आप जैम्प पे, अगर आपका जैम्प चल रहा है तो पासवर्ड एम्प्टी होगा, लेकिन अगर आपके पास एम्प चल रहा है तो MySQL पासवर्ड मैंने लगा दिया। डेटाबेस होस्ट हमेशा लोकल होस्ट होगा, क्योंकि अब अपने लोकल ही जैम्प या वैम्प के ऊपर या एम्प्स के ऊपर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो यहाँ लोकल होस्ट ही आएगा। टेबल प्रीफिक्स में आप टेबल प्रीफिक्स इसलिए लगाते हैं कि वर्डप्रेस की जितनी भी फाइल्स आपके पास होती हैं वो जब इंस्टॉल होती हैं तो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस कुछ टेबल्स खुद क्रिएट कर देता है, 10 से लेके 12 टेबल्स। अभी नॉर्मली 12 टेबल्स वर्डप्रेस के इंस्टॉल होते हैं, तो उनसे पहले ये प्रीफिक्स लगा देता है। प्रीफिक्स इसलिए लगाता है कि जितनी भी दुनिया में वर्डप्रेस की साइट्स इंस्टॉल हो रही हैं सबके टेबल नेम सेम है, और अगर किसी एक बंदे की वेबसाइट हैक हो जाती है तो हैकर ने भी अगर कभी वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है तो उसे पता होगा कि यूजर का टेबल उसका नाम क्या हो सकता है, और उसको पता है कि जनरल प्रीफिक्स जब भी वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है तब नॉर्मली लोग WP अंडरस्कोर को प्रोसीड कर देते हैं, इसे ही सिलेक्ट कर देते हैं। तो जो यूजर का टेबल होगा दैट कैन बी WP अंडरस्कोर यूजर्स। जैसे कल हमने जो वेबसाइट इंस्टॉल की उसमें भी WP प्रीफिक्स यूज किया था, तो जितने भी टेबल हैं उनके नाम हमेशा सेम होंगे। इस ये ES Tech 9 भी वर्डप्रेस की साइट है, इसमें भी देखें WP ऑप्शंस का टेबल है और यहाँ पे भी WP ऑप्शंस का टेबल है। तो ऑप्शंस का टेबल का नाम ऑप्शन ही है, और जो प्रीफिक्स है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने जनरल प्रीफिक्स ही सिलेक्ट किया होगा तो हैकर कैन इजीली डू अ क्यूरी ऑन द टेबल एंड गेट द रिक्वायर्ड डाटा। इस चीज को हमें प्रिवेंट करना होता है, इसलिए हम वहां पे अपना जो प्रीफिक्स है उसको चेंज कर देते हैं। तो अगर आप लोकली काम कर रहे हैं इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं WPTRY में बी आई कैन डू दैट। और कोई भी मेरा प्रोजेक्ट है जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल है तो WPWI ये प्रीफिक्स लगाया और इसको सबमिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद दोबारा मैं आता हूँ इसी फोल्डर के अंदर। मैंने डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया। डेटाबेस कनेक्ट करने के बाद मैंने अपनी वेबसाइट का जो नेम था वो स्टोर किया, और एडमिन यूजर नेम पासवर्ड जो है उस प्रोसेस को मैंने कंप्लीट किया। और नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज कि मैं चेक कर रहा हूँ साथ साथ कि मेरी WP config की जो फाइल है वो वहाँ पे स्टिल एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। अब अगर आप यहाँ पे देखें, पहले मेरे पास जो फाइल आ रही थी वो थी WP config sample। ठीक है, अब जो फाइल आ रही है दैट इज WP config.php, और इस फाइल की क्रिएशन डेट टुडे की है, अभी 11:38 पे ये फाइल क्रिएट हुई है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने वर्डप्रेस के साथ डेटाबेस, वर्डप्रेस को जो इंस्टॉलर है उसको डेटाबेस का नाम दिया, डेटाबेस का यूजर नेम दिया, डेटाबेस का पासवर्ड दिया, वो डायरेक्टली कनेक्ट हो गई DB के साथ और उसने अपनी एक फाइल यहाँ पे क्रिएट कर ली। अब आपकी जितनी भी सेटिंग है वो इस फाइल के अंदर अवेलेबल है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ किसी भी टेक्स्ट एडिटर के साथ, जैसे मैं इसको ब्रैकेट्स के साथ ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर आपकी कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल होगी। तो समटाइम क्या होता है, जो आपके पास ऑनलाइन जॉब्स होती है उसमें छोटे छोटे इश्यूज आ रहे होते हैं कि लोगों के डेटाबेस कनेक्शन के एरर आ रहे हैं, उनकी जो डेटाबेस है वो डाउन हो गई है या उनकी वेबसाइट नहीं चल रही, उस पर एरर आ रहा है, एरर कनेक्टिंग डेटाबेस। तो वो सिर्फ मसला आपकी WP config फाइल का है कि उसके अंदर या तो किसी ने एंट्री, किसी हैकर ने एंट्री चेंज कर दी है, या आपकी डेटाबेस पीछे से एक्सेसिबल नहीं है, वो डिलीट हो गई है। जैसे अभी मेरे पास इंस्टॉलेशन हो गई, अब जैसे ही इस स्टेप तक मेरे पास एक काम हुआ क्या कि WP config की फाइल क्रिएट हुई है एक्स्ट्रा। और अगर मैं अपनी डेटाबेस देखूं, जो डेटाबेस मैंने यूज की है इस प्रोजेक्ट के लिए WordPress-install वाली, उस पर क्लिक करता हूं तो उसमें कोई टेबल नहीं है। अब जैसे ही मैं लास्ट स्टेप को कंप्लीट करता हूं, रन द इंस्टॉलेशन, तो फिर अब टेबल्स भी क्रिएट हो जाएंगे। सो दिस इज अ मैकेनिज्म जो कि आपको, आप वन बाय वन स्टेप से वो काम कर रहे हैं। पीछे क्या हो रहा है कि फाइल बाय फाइल, एक्शन बाय एक्शन जो है वो वर्डप्रेस अपनी सेटिंग करता जा रहा है। अपनी कॉन्फ़िग फाइल उसने क्रिएट कर दी, अपनी डेटाबेस के टेबल क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का, ठीक है, और यूजर ने मेरा क्या होगा एडमिन, पासवर्ड मेरा मैं यहाँ पे टेस्ट रख रहा हूँ, ये वो यूजर नेम पासवर्ड है
जो कि मैं यूज़ करूँगा एक्सेसिबिलिटी के लिए अपनी साइट का एज एन एडमिन। और यहाँ पे मैं अपना ईमेल दे देता हूँ, अगर कोई इशू आए, कोई क्यूरी आए, कोई ईमेल जाए तो वो इस यूजर नेम के ऊपर आ जाए। और डिस्करेज करूँगा सर्च इंजन को अभी इसको रैंक नहीं करना, क्योंकि मेरे पास कंटेंट नहीं है वेबसाइट के ऊपर। अगर गूगल अभी रैंक करेगा तो इसकी बैड रैंकिंग कर देगा। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आपके यहाँ पे टेबल्स भी क्रिएट हो चुके होंगे, ठीक है। अब 12 टेबल्स आपके क्रिएट हो चुके हैं। अगर आप टेबल का नेम देखें तो प्रीफिक्स में WPWI आ रहा है, जो आपने वहाँ पे सिलेक्ट किया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए टेक्निकल किस्म की। वैसे तो दिस इज जस्ट अ 5 सेकंड स्टेप कि आपके पास अगर सारे रिसोर्स है तो आप 5 से 10 सेकंड में पूरा वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि आपको छोटी छोटी डिटेल सारी पता होनी चाहिए, जो कल को आपके काम आएंगी। कहीं पे कनेक्शन एरर आ जाता है तो आपको उसको सॉल्व करना आना चाहिए। जो सबसे पहली जो नॉर्मल क्यूरी लोगों की होती है, जो अक्सर लोगों को इशू आ जाता है, समझ नहीं आती क्या मसला है, वो मैं आपके साथ अभी यहाँ पे शेयर करता हूँ। जैसे ही मैंने इंस्टॉलेशन कर ली, मैं लॉग इन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर सकता हूँ किस पासवर्ड से, जो मैंने खुद सेट किया। साइट टाइटल के नीचे एडमिन और टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट लिखता हूँ तो मैं लॉग इन हो गया, ठीक है। लॉग इन किया तो मेरे पास वर्डप्रेस की एडमिन साइट जो है वो कंप्लीट आ चुकी है। यहाँ से आके मैं सारे का सारा वर्डप्रेस जो है मेरा अब चल रहा है। इसमें मैं जिस तरह की चेंजेस चाहूँ कर सकता हूँ। और अगर मैंने इसका कस्टमर साइड देखना है कि लोग इस वेबसाइट को कैसे देखेंगे, तो मैं विजिट साइट पर क्लिक करता हूँ तो वो न्यू टैब ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे मेरे पास क्लाइंट साइड आ रही होगी सारी की सारी, ठीक है। अब जो मैंने चीज़ आपको WP config की फाइल के मुतालिक बताई है, वो इसलिए बताई है कि अगर कल को आपको, अगर आप ऑनलाइन देखेंगे, आपको काफ़ी सारी जगह पे इशू नज़र आएगा। आपको पीपल पर आवर के ऊपर या मे बी अपवर्क के ऊपर कुछ जॉब इस तरह की मिलेगी, किसी का वर्डप्रेस डेटाबेस कनेक्शन एरर आ रहा है, एरर कनेक्टिंग वर्डप्रेस वेबसाइट, वो $20 का प्रोजेक्ट उन्होंने वहाँ पे पोस्ट किया हुआ है। तो वो $20 इज जस्ट अ सिंपल नॉलेज कि इस फाइल के अंदर कनेक्टिविटी का इशू, अगर आप उसे सॉल्व कर लेते हैं, दैट $20 इज योर्स। तो मैं अभी दोबारा जो है आपको वो फाइल, ये फाइल दिखा रहा हूँ। टेक्स्ट एडिटर में मैंने इस फाइल को ओपन किया है। अगर इस इन कॉन्फ़िगरेशंस में से ये जो डेटाबेस नेम है, डेटाबेस यूजर है, डेटाबेस पासवर्ड है, MySQL मैंने लिखा था वो यहाँ पे आ गया। अगर इसमें से कोई एक चीज भी चेंज होती है, ठीक है, जैसे मैंने यूजर का नेम रूट से टी खत्म कर दिया और अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो मुझे ये एरर आ जाएगा, एरर एस्टेब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन। प्योरली ये एरर जो है WP config फाइल का है, ठीक है। आपने क्या करना है, किसी भी आपके क्लाइंट का ये मसला आ रहा है, सबसे पहले आपने जाके उसके जो PHP में एडमिन होगा उसमें जाके चेक करना है क्या डेटाबेस एग्जिस्ट कर रही है, कर रही है। अच्छा, यूजर क्रिएट हुआ हुआ है। अच्छा, यूजर का जो यूजर नेम पासवर्ड है आपका, वो इस फाइल के साथ मैच कर रहा है, किसी ने यूजर नेम पासवर्ड तो नहीं चेंज किया हुआ। अच्छा जी, वो यूजर नेम पासवर्ड जो है हमारा मैच कर रहा है। अगेन इस फाइल को स्पेलिंग तो गलत नहीं है, गलत नहीं है। फिर इस फाइल की परमिशन तो गलत नहीं है, ठीक है। कि जब भी वर्डप्रेस का जो एम्प्स है या जो जैम्प है वो इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, एक बात क्लियर कर लीजिएगा अपने माइंड में, उसके साथ साथ एक सर्विस और एक यूजर क्रिएट होता है। तो जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को कोई एक्सेस करते हैं तो सिस्टम के रिसोर्सेज को पिक करने के लिए उस सॉफ्टवेयर का यूजर सिस्टम को रिक्वेस्ट करता है। अपाची का जो यूजर है नॉर्मली जैम्प के अंदर, उसका नाम है डीमन। तो डीमन जब रिक्वेस्ट करता है WP config फाइल को रीड करने के लिए कि ये जो वाली वर्डप्रेस की कॉपी किस डेटाबेस की, जो डेटाबेस है उसके साथ लिंक है, तो इस फाइल को जैसे ही वो लाइन टू लाइन रीड करने की कोशिश करता है, अगर परमिशन जो है वो ठीक नहीं होगी तो ये फाइल रीड नहीं होगी। और अगर ये फाइल रीड नहीं होगी तो यहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन एरर आएगा। तो देयर कैन बी 2-3 मल्टीपल इश्यूज कि आपकी जो डिटेल है वो गलत हो, आपका यूजर ने पासवर्ड गलत हो, या आपकी डेटाबेस के ऊपर आपके यूजर को एक्सेस ना हो, रूट के अलावा कोई और डिफरेंट यूजर है, ठीक है, या लेट्स सपोज आपकी config फाइल का नाम डिफरेंट है। तो देयर कैन बी 2-3 डिफरेंट इश्यूज। अगर आप उनको रिजॉल्व कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? हमारा वर्डप्रेस आ गया वापस। यहाँ तक अगर किसी को इशू है तो काइंडली मुझे बता दें, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर 5 मिनट्स। अगर किसी को कोई इशू है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बता दें। इस क्लाइंट विल गिव हिज वेबसाइट यूजर नेम एंड पासवर्ड। देखें, अगर वर्डप्रेस आप इंस्टॉल करेंगे तो यूजर नेम पासवर्ड आप खुद सेट कर रहे हैं, आप उसे खुद प्रोवाइड करेंगे। क्लाइंट आपको इंटरफेस देगा cPanel का और आपसे कहेगा कि यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दो, या आप अपने लोकल सिस्टम पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आप अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे इसको आपकी जो डोमेन नेम है उस पर होस्ट करना है, तो आप मुझे ये रिक्वायर्ड डिटेल्स दें।
अब वो जो रिक्वायर्ड डिटेल्स वो कौन सी हैं वो हमारे लेक्चर में आएंगी। पूरा लेक्चर है इस चीज के ऊपर कि आपने लोकल वेबसाइट को सर्वर पे कैसे लेके जाना है, ठीक है। वो कंप्लीट एक लेक्चर है, उसमें आपकी सारी क्यूरीज जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगी। अभी तक इंस्टॉलेशन के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो। आई एम वेटिंग फॉर 3 more minutes, उसके बाद मैं आगे चल रहा हूँ। नो, वी कैन नॉट यूज सेम फोल्डर फॉर एवरी वेबसाइट। अगर आप वो यूज करना चाह रहे हैं तो देखें, हर जो वर्डप्रेस की आपकी कॉपी है ना वो एक डेटाबेस के साथ लिंक्ड है। हर वर्डप्रेस की कॉपी डेटाबेस के साथ लिंक्ड है। तो अगर आप सेम कोड कॉपी यूज करना चाह रहे हैं उसका कोई मसला नहीं है। तो फिर आपको अपनी डेटाबेस के टेबल्स जो हैं उनको ड्रॉप करना पड़ेगा ताकि आप न्यू जो है कोड बेस वही यूज करें और अपनी डेटाबेस जो है उसको चेंज करें। हाँ, ये हो सकता है कि आपने एक दफा वर्डप्रेस की कॉपी इंस्टॉल कर ली और जितने रिक्वायर्ड प्लगइन आपको हर वेबसाइट में चाहिए थे वो आपने एक ही कोड बेस में रख लिए, एक ही फोल्डर में सारे इंस्टॉल कर लिए। अब आप इसकी कॉपियां बना के उसी पूरे फोल्डर को कॉपी करें और जो नया फोल्डर उससे मतलब आप डुप्लीकेट पेस्ट करेंगे उसका नेम चेंज कर लें और पीछे उसको नई डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर लें। उसकी wp config फाइल को डिलीट कर लें और अगेन इंस्टॉलर रन करें, पीछे नई डेटाबेस बनाएं और उसके साथ कनेक्ट करके आप यूज कर लें। दैट कैन बी डन। लेकिन ये थोड़ा सा आपको 2 3 4 दफा इंटरेक्शन करने के बाद समझ आता है। वेरी फर्स्ट डे मैं आपको इस तरह बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या कह रहे हैं। कुछ लोगों को समझ आएगी, कुछ को नहीं आएगी। तो सेम कोड की कॉपी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर उसका क्या करना होगा, जैसे मैं यहाँ पे अगर ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल है, लेटेस्ट है, मैं एक और वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसकी नई कॉपी आ गई। देन मैं इसका नाम जो है वो चेंज कर देता हूँ, तो वर्डप्रेस इंस्टॉल 2 कर देता हूँ लेट्स सपोज। लेकिन अब इस कॉपी के साथ मुझे डेटाबेस नहीं बनानी। अगर मैं पुरानी डेटाबेस के साथ ही चलूंगा तो ये वेबसाइट भी पुरानी डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है, ये भी पुरानी डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। अगर मैं इसमें चेंज करूंगा तो इसकी डेटाबेस में चेंज होगा, इसमें चेंज करूंगा तो इसकी डेटाबेस में चेंज होगा। तो व्हाट आई हैव टू डू इज, अगर मैंने कॉपी क्रिएट कर ली है देन आई सिंपली गो टू द फोल्डर और ये wp config को मैं कर रहा हूँ यहाँ से डिलीट कर दूंगा। अब यहाँ पे जाके लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस स्लैश इंस्टॉल 2 ये करता हूँ तो मेरे पास अगेन इंस्टॉलर स्क्रीन जो है वो आ जाएगी। लेकिन अब इस इंस्टॉलर स्क्रीन के लिए मेरे पास डेटाबेस भी होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश कंटिन्यू करने के बाद ही विल आस्क मी डेटाबेस नेम बताओ, डेटाबेस का यूजर नेम बताओ, डेटाबेस का पासवर्ड बताओ। सो फॉर दैट आई नीड टू गो टू लोकल होस्ट स्लैश php myadmin और यहाँ पे जाकर मुझे एक नई डेटाबेस क्रिएट करनी है ताकि मैं उसको नई कॉपी के साथ पिक कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब न्यू डेटाबेस क्रिएट करें, ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉल 2 और आप उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इंस्टॉलेशन के अंदर। हाँ, आपके डाउनलोड्स फोल्डर में पड़ा है, वहां से ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दैट इज ओके, ठीक है। तो यहाँ से मेरा नया वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा जी, हमजा नजम कह रहे हैं /wp admin, चलें इसके ऊपर भी बात करते हैं। सर लोकल होस्ट भी कोई सॉफ्टवेयर है और उसको भी इंस्टॉल करना होगा। लोकल होस्ट आपको एक्सेसिबल होगा अगर आप एम्स को या जैम्प को इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने लेक्चर से पहले और ग्रुप में ये चीज़ मेंशन कई दफ़ा की है और एक वीडियो भी हमने लगाई थी। जैम्प इंस्टॉल करें आप या एम्स इंस्टॉल कर लें तो आपका सिस्टम जो है वो लोकल होस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और आप लोकल होस्ट की रिक्वेस्ट कर सकेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर है, सबको क्लियर है। ओके ग्रेट। सो मैं मूव कर रहा हूँ फर्दर हमारे इस वर्डप्रेस एडमिन एरिया के ऊपर कि एडमिन एरिया में हमारे पास कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमारी जो सेटिंग है उसका हमें पता होना चाहिए। जो हमने सेटिंग की है अपनी वेबसाइट की, अगर एट सम पॉइंट मुझे अपनी वेबसाइट का जो नेम है वो चेंज करना पड़ जाता है, जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है, इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ वर्डप्रेस इंट्रोडक्शन, तो मैं कहाँ से कर सकता हूँ? मैं डायरेक्टली यहाँ पे सेटिंग्स में आऊँगा, ठीक है। सेटिंग्स में आगे मुझे साइट टाइटल मिल रहा है, ठीक है। साइट टाइटल को मैं चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ वर्डप्रेस इंट्रोडक्शन, फिर और सेव चेंजेस कर देता हूँ।
अब यहाँ पे देखें आपका नाम जो है वेबसाइट का चेंज हो गया। विजिट साइट करेंगे तो आपको क्लाइंट साइट के ऊपर भी आपका नाम जो है अपडेटेड मिलेगा। ये होता है आपका वेबसाइट टाइटल। आप वेबसाइट टाइटल यूज कर लें, ठीक है, या वेबसाइट की जो आप लोगो है वो यूज कर लें। दोनों में से एट टाइम आप ब्रांडिंग के लिए एक चीज यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टैगलाइन। जो आपके पास यहाँ पे आ रहा है इसको आप टैगलाइन बोल रहे हैं, स्लोगन बोल रहे हैं आपकी साइट का, वो आप क्या करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ मैं टैगलाइन करूँ वर्डप्रेस या इंस्टॉलेशन एंड बिगिनर स्टेप्स, इंस्टॉलेशन एंड एनहांसमेंट, लेट्स सपोज दिस लुक्स गुड। तो मैं यहाँ पे अपनी टैगलाइन चेंज कर दूंगा, ठीक है। इसको सेव कर देता हूँ और अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से। सो इंस्टॉलेशन एंड एनहांसमेंट आ गया। ये ग्लोबल आपकी सेटिंग होगी जिसमें आपकी वेबसाइट का नाम चेंज हो गया और आपकी टैगलाइन चेंज हो गई। इसके अलावा नीचे आ रहा है वेबसाइट एड्रेस यूआरएल। आप लोकल होस्ट के ऊपर किस तरह से इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट यूआरएल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये आपकी डेटाबेस में भी सेव होता है। ये क्यों होता है इस पे अभी बात नहीं करूंगा, जैसे हम माइग्रेशन पे जाएंगे तब मैं इस पर बात करूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल आपने इंस्टॉलेशन के दौरान सेट किया था वो यहाँ पे आ रहा है। मेंबरशिप, एनीवन कैन रजिस्टर। राइट नाउ इस वेबसाइट के ऊपर कोई बंदा रजिस्टर कर सकता है या नहीं। ये वेबसाइट बन गई लोकल होस्ट पे है, जितने भी यहाँ पे लोग हैं लोकल होस्ट पे अगर वो इस पे रजिस्टर होना चाह रहे हैं वो किस तरह से हो सकते हैं। मैं इसी वेबसाइट को इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैं लॉग इन नहीं हुआ हुआ, ठीक है। क्रोम की एक और विंडो ओपन करते हैं, इनकॉग्निटो। यहाँ पे आके मैं यूआरएल प्लेस करता हूँ तो मेरे पास होम पेज आ गया। इस होम पेज के अंदर आई हैव दिस लॉग इन क्लिक। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आना चाहिए साइन अप। जिस तरह मोस्टली वेबसाइट्स के ऊपर आपके पास आता है साइन अप की ऑप्शन, आप यूजर नेम पासवर्ड और अपनी सारी डिटेल्स देते हैं एंड देन यू लॉग इन टू द सिस्टम विद द न्यू अकाउंट। यहाँ पे आपके पास वो ऑप्शन नहीं आ रही। वो ऑप्शन कैसे आ सकती है, अगर आप चाहते हैं कि जनरल लोग आपकी अपनी वेबसाइट के ऊपर आपकी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कर सकें तो आप यहाँ से इसको चेक कर देंगे, एनी वन कैन रजिस्टर। इसको यहाँ से सेव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे साइन अप का लिंक आना चाहिए, ठीक है। जैसे ही किया तो यहाँ पर रजिस्टर का लिंक आ गया, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो अब आप अपना न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यूजर नेम लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ वकास 07 में भी और 007 एंड ईमेल में अपनी, क्योंकि मैंने सेम वहाँ पे दी है वो मैं यूज़ नहीं कर सकता, वकास अली एट लेट्स सपोज gmail.com में यहाँ पे ईमेल लिख रहा हूँ और यहाँ से रजिस्टर कर देता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, चेक योर ईमेल। याद रखिएगा ईमेल आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर आपको नए जो अकाउंट है उसके एक्सेसिबल जितनी भी मतलब क्रेडेंशियल्स हैं, यूजर ने पासवर्ड है, वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे जो ईमेल दी है दैट इज डेमो ईमेल, इसलिए मुझे वहाँ पे ईमेल नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, जब भी आप लोकल होस्ट के ऊपर है आपकी ईमेल नहीं जाएगी। लोकल होस्ट के ऊपर आप कोई भी ऐसा टास्क ऐसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं जहाँ पे किसी यूजर को ईमेल सेंड होना थी, जब तक आपके लोकल होस्ट पे कोई एसएमटीपी सर्वर कनेक्ट नहीं होगा वेबसाइट के साथ आपकी ईमेल नहीं जाएगी, क्योंकि आप इंटरनेट पर नहीं बैठे हुए, आप अपने लोकल सिस्टम में बैठे हुए हैं। सो उस पर भी बात करेंगे। राइट नाउ अभी एसएमटीपी को हम ओपन नहीं कर रहे हैं, उस पर जब टाइम आएगा विल डिस्कस दैट कि एसएमटीपी ऑप्शंस कौन कौन सी है। फिर जब आपका न्यू यूजर क्रिएट हो रहा है उसका रोल क्या है, ठीक है। सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई भी रोल हो सकता है। इस रोल की फर्दर मैनेजमेंट और इसके क्या सारे फ्यूचर एंडेवर्स हैं इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। राइट नाउ हमें इतना पता है कि अगर हम यहाँ से किसी भी यूजर को किसी रजिस्टर लिंक के थ्रू क्लिक करवा रहे हैं, रजिस्टर करवा रहे हैं, तो उसको जो रोल मिलेगा दैट विल बी सब्सक्राइबर। साइट लैंग्वेज आपकी क्या है, आपको इंग्लिश के अलावा किसी और मीडियम में साइट चाहिए तो आप यहाँ से उसको चूज करके सेव करेंगे तो आपकी साइट जो है ट्रांसलेट होकर दूसरे मीडियम में आ जाएगी। मतलब आपकी वेबसाइट के लेफ्ट साइड पे जो लिंक्स आ रहे हैं वो उसी लैंग्वेज में आ जाएंगे। जैसे अगर मैं उर्दू, क्योंकि वर्डप्रेस उर्दू में भी अवेलेबल है, मैं उर्दू सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से सेव चेंजेस करता हूँ। लेट्स सी कि हमारी वेबसाइट देखें, हमारी वेबसाइट टोटल उर्दू मीडियम में आ गई है। इसके बाद सो यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। और आई हैड अ क्लाइंट रिसेंटली 3 मंथ्स अगो, मेरे साथ एक नॉर्वे का क्लाइंट कनेक्ट हुआ और उसकी जो वेबसाइट थी वो नॉर्वेजियन लैंग्वेज में थी। तो मुझे मेरे जहन में नहीं था कि मुझे इसका जो एडमिन साइड है वो चेंज कर लेना चाहिए। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू कि मेरे पास उसकी एक कॉपी लोकल होस्ट पे सेट की और अपने पास मोबाइल में मैंने गूगल ट्रांसलेटर का की एप्लीकेशन की और उस एप्लीकेशन को यूज़ करके मैं उसके स्क्रीन के ऊपर उसके मेन्यूज को ट्रांसलेट करके देख रहा था कि प्लगइन्स इंस्टॉल करने की ऑप्शन कहाँ पे है,
थीम्स के ऑप्शन कहाँ पे है और पेजेस कहाँ से आएंगे। सो एकदम मेरे माइंड में क्लिक किया आफ्टर अ वीक, यार व्हाई नॉट आई चेंज द वेबसाइट लैंग्वेज कंप्लीटली, ताकि डेवलपमेंट के दौरान मुझे मेरी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में वेबसाइट मिले, और जब मैं कंप्लीट कर लूँगा मैं वापस नॉर्वे में उसको नॉर्वेजियन में ट्रांसफर कर दूंगा। तो इस तरह से आप यहाँ से अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अगर कोई आपको डिफरेंट लैंग्वेज वाला क्लाइंट मिल भी गया तो आप उसको इंग्लिश में राइट टाइम इंग्लिश में चेंज करें, उर्दू में चेंज करें, अपना काम कंप्लीट करें और उसके बाद वापस उसकी लैंग्वेज में चेंज करना है। तो राइट नाउ इसको हम इंग्लिश में दोबारा चेंज करने लगे हैं। तब्दीलियां महफूज करें। ठीक है, इसके नीचे आ रहा है जी डेट फॉर्मेट। आपके पोस्ट के अंदर क्या होगा, जितनी भी आपकी वर्डप्रेस पे पोस्टें होती हैं उसका डेट फॉर्मेट क्या होगा, टाइम फॉर्मेट क्या होगा, और आपका जो वीक है वो स्टार्ट मंडे को हो रहा है, ट्यूसडे को हो रहा है। वर्डप्रेस अपनी मैनेजमेंट सेटिंग्स के लिए चीज़ें आपसे पूछेगा, आपने उसको सिर्फ ये चीज़ें बता देनी है। ऑलरेडी सेट है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वर्डप्रेस की एडमिन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, दैट इज पोस्ट एरिया। जब आप HTML आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी, तो क्या इंट्रो टू सी में आपने जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के अंदर या इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट के अंदर आपने HTML का एरिया पढ़ा, तो उसमें आप एक चीज़ पढ़ते थे कि HTML इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेब। कि अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो HTML इज द बेसिक यूनिट जिसको आप यूज़ करेंगे, देन यू कैन क्रिएट अ वेबसाइट। तो सिंपली अगर आपको वर्डप्रेस के ऊपर काम करना है, वर्डप्रेस के अंदर डाटा डालना है, वर्डप्रेस को इन्हांस करना है, तो पोस्ट इज द बेसिक बिल्डिंग यूनिट। वर्डप्रेस में हर चीज़ क्या है, एक पोस्ट है। ठीक है, पोस्ट इज द सिंगल आइडेंटिटी दैट इज बीइंग यूज्ड इन मैनी डिफरेंट वेज टू क्रिएट और इन्हांस योर वेबसाइट। तो हमें पोस्ट के बारे में बड़ा अच्छा पता होना चाहिए अगर हमने वर्डप्रेस को अच्छे तरीके से यूज़ करना है। जब हम वर्डप्रेस नया इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास होम पेज के ऊपर कुछ एक कदी पोस्ट आ रही होती है। ठीक है, ये जो आपके पास हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है, दिस इज अ सिंगल पोस्ट। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे ले जाएगा एक यूआरएल के ऊपर जहां पे हेलो वर्ल्ड और उसकी डिटेल होंगी। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये पोस्ट के डिटेल पेज के ऊपर ले गया। अब यहाँ पे आ रहा है पोस्ट का टाइटल, ठीक है, और पोस्ट की डिस्क्रिप्शन और पोस्ट के ऊपर जो कमेंट्स हैं। ये वैसे ही पोस्ट है जैसे आपकी फेसबुक की पोस्ट होती है। आप आते हैं, नई पोस्ट क्रिएट करते हैं, इमेज डालते हैं, स्टेटस अपडेट करते हैं, टैग करते हैं और फेसबुक की आपकी पोस्ट होगी। सिमिलरली वर्डप्रेस के अंदर अगर आपको डाटा डालना है तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या, एक पोस्ट है। तो अगर आप कोई भी पोस्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ से आज की एक नई पोस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसका बेसिक काम क्या है कि वो न्यूज़ अपडेट्स देगी, लोकल न्यूज़ अपडेट्स देगी। मेरे शहर में जो इस टाइम हो रहा है उसकी न्यूज़ अपडेट्स मुझे देनी है। सो दिन के अंदर मेरा जो टारगेट है दैट देयर इज कि मुझे 10 पोस्टें डेली बेसिस पे क्रिएट करनी है। तो जब भी मैं एक पोस्ट क्रिएट करूंगा तो मुझे पता होने चाहिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो उसमें पोस्ट का टाइटल होता है, पोस्ट की बॉडी होती है जो डिस्क्रिप्शन हमें नज़र आ रही है, और इसके अलावा कुछ कैटेगरीज होती हैं पोस्ट की जो हमें सिलेक्ट करनी होती हैं, कुछ मीडिया आइटम्स हमें ऐड करनी होती हैं, वहां से हमारी पोस्ट बन जाती है। यहाँ पे कैटेगरीज आ रही हैं, टैग्स आ रहे हैं, फीचर्ड इमेज आ रही हैं। वन बाय वन मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये जो मेरे पास लेआउट आ रहा है, ये जो एडिटर आ रहा है, इसका नाम है गुटनबर्ग। ठीक है, इसका नाम है गुटनबर्ग। मैं कमेंट्स में भी मेंशन कर रहा हूँ अगर किसी को ना पता लगे। ठीक है, गुटनबर्ग। गुटनबर्ग एडिटर जो है रिसेंटली वर्डप्रेस 4 के साथ रिलीज, वर्डप्रेस 4.8 के बाद रिलीज हुआ, वर्डप्रेस 5 के साथ बिल्ट इन ये आ रहा है। ठीक है, सो ये है जी ब्लॉक बेस्ड एडिटर कि जो आपको कंटेंट ऐड करने के बाद उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर नीचे रीअरेंजमेंट करने की ऑप्शन दे रहा होता है। ठीक है, सो यहाँ से अगर मैंने कोई ब्लॉक यहाँ पे ऐड कर दिया समथिंग, उसमें मैंने टेक्स्ट लिख दिया और मैं उस टेक्स्ट को बोल्ड कर रहा हूँ और उसके नीचे मुझे एक नया ब्लॉक चाहिए। ठीक है, तो इंसर्ट बिफोर इंसर्ट आफ्टर करता हूँ, तो इंसर्ट आफ्टर में मेरे पास न्यू ब्लॉक आ गया। ठीक है, और अब मैं इसकी जो है मूवमेंट जो है वो कर सकता हूँ, उसको उठा के ऊपर नीचे मैं कर सकता हूँ। ये ऊपर चला गया, अब ये नीचे आ गया। ये थोड़ा सा फर्क हमारे पास गुटनबर्ग में है। गुटनबर्ग से पहले हमारे पास आता था क्लासिक टेक्स्ट एडिटर। तो क्लासिक टेक्स्ट एडिटर जो है वो काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे भी चल रहा है, उसको समझना थोड़ा सा आसान है। गुटनबर्ग के थोड़े से इश्यूज हैं क्योंकि ये रिसेंटली आया है। अभी इसकी सपोर्ट और इसकी मैनेजमेंट और इसके इशू को रिजॉल्व होते होते एक साल लग जाएगा। सो व्हाट आई प्रेफर कि मैं जब भी वर्डप्रेस की नई कॉपी इंस्टॉल करूं तो मैं अपने पास क्लासिक एडिटर भी यूज़ करूं। क्लासिक एडिटर किस तरह का आप लोगों ने देखा होगा, समटाइम्स कुछ वो फोरम्स पे आप जाते हैं, उधर कमेंट लिखने लगते हैं तो आपके पास ऊपर टेक्स्ट एडिटर की छोटी छोटी ऑप्शन आ जाती हैं, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है,
आपको यहाँ पे इमेज ऐड करनी है तो वो आपको पूरा टेक्स्ट एडिटर मिल जाता है। तो सिमिलरली जो हमारा क्लासिक टेक्स्ट एडिटर है वो भी ऐसे ही है। तो वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा और उस प्लगइन से हम क्लासिक टेक्स्ट एडिटर कर सकते हैं। राइट नाउ मैं सिंपल एक पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, फिर मैं प्लगइन्स पे जाऊंगा तो क्लासिक एडिटर ऐड कर दूंगा। सो न्यू पोस्ट या अपडेटेड केसेस इन माय लोकल एरिया, मेरी पोस्ट का ये टाइटल है, ठीक है। और यहाँ मैं बता रहा हूँ till 11 a.m. today, 3 new cases have been reported THQ हॉस्पिटल, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हमारा, और वट एवर जो भी रिपोर्ट आपकी है, जो भी आप न्यूज़ देना चाह रहे हैं, जस्ट मैं कंटेंट ऐड कर रहा हूँ और आपको बताना चाह रहा हूँ ये कहाँ पे डिस्प्ले होगा। ये मैंने ऐड कर दिया। इसके अलावा हमारे पास ये सारी ऑप्शन जो है वो ऐड हो गई। टाइटल आपने क्लिक कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पोस्ट के साथ ना मैं एक इमेज भी ऐड कर दूँ। जैसे ये पोस्ट ऐड हो देयर शुड बी सम इमेज जो कि मेरी पोस्ट के ऊपर शो होनी चाहिए। तो इमेज के लिए मैं गूगल पे आके यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ, COVID-19 प्रिवेंशन, ठीक है। और इमेज में से कोई एक जो सूट वाली इमेज है वो पिक कर लेता है। लेट्स सपोज हम ये पिक कर लेते हैं प्रिवेंशन वाली, और सेव इमेज एज करता हूँ तो ये मेरे डाउनलोड्स के फोल्डर में सेव हो जाएगी, ठीक है। कोविड सेव कर दी मैंने, और अपने वर्डप्रेस के अंदर मैं इसी इमेज के साथ अपलोड कर दूँगा। सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक किया। जैसे ही सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करूँगा यहाँ से मेरे पास आ जाएगा फाइल अपलोडर। फाइल अपलोडर पे मैं सिलेक्ट फाइल करूँगा तो मेरे पास अपने सिस्टम की सारी डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से मैं डाउनलोड्स में जाऊँगा, COVID-19 की पिक्चर को पिक करूँगा तो वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। जैसे पिक्चर अपलोड हो जाएगी यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगेगा, क्या है इन पे फिर बात करेंगे। मैं सिर्फ सेट फीचर्ड इमेज कर रहा हूँ। जैसे ही सेट फीचर्ड इमेज किया तो मेरे आर्टिकल के अंदर एक इमेज आ गई। और अब मैं देखना चाह रहा हूँ इस आर्टिकल को पब्लिश करने से पहले, इस पोस्ट को पब्लिश करने से पहले पब्लिश क्या स्टेटस है। जो वर्डप्रेस आया था, इंट्रोडक्शन जो वर्डप्रेस का आया था, ये था बेसिकली राइटर्स के लिए, कि राइटर्स अपनी ऑडियंस के साथ, जो बुक राइटर्स हैं, जो आर्टिकल राइटर्स हैं, अपनी ऑडियंस के साथ अपने जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग जिसके बारे में भी वो लिखते हैं उसको शेयर कर सकें, ठीक है। तो उस टाइम पे होता क्या था, एक सिटिंग में आप सारी बैठ के पूरी की पूरी आर्टिकल, पूरा का पूरा जो आपका कंटेंट है वो नहीं लिख सकते थे। आप जैसे करंट अफेयर्स पे लिखना चाह रहे हैं और उस पर आप लेट्स सपोज LOC की टेंशन के ऊपर लिखना चाह रहे हैं, तो आप एक गो में बैठ के 1500-2000 वर्ड्स का आर्टिकल नहीं लिख सकते। तो आप क्या करते हैं कि आप कुछ आर्टिकल का पार्ट जो आप लिख सकते हैं वो लिख लेते हैं, बाकी आप उसको ड्राफ्ट कर देते हैं और फिर नेक्स्ट सिटिंग में वापस आते हैं, दोबारा बैठते हैं तो आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके लिए आपके स्टेटस होते हैं कि आपकी जो पोस्ट है वो किस स्टेटस में होनी चाहिए। ड्राफ्ट में होनी चाहिए, सेव्ड हो, बाद में चेंज करना है, पब्लिश होनी चाहिए कि कंप्लीट हो चुका है। पब्लिश का मतलब है लोकल ऑडियंस को शो करवा दो। सो प्रीव्यू का मतलब है कि आप ड्राफ्ट करने से पहले और पब्लिश करने से पहले इसको देख सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। अगर कोई लोग इसको देखना चाहेंगे, पोस्ट पे आएंगे तो उनको क्या चीज शो होगी। सो दिस विल बी द आउटपुट। ऊपर मेरा टाइटल आ रहा है, दरमियान में मेरी फीचर्ड इमेज आ रही है कोरोना प्रिवेंशन, एंड लास्ट में मैंने जो अपना एक सिंपल लाइन स्टेटमेंट ऐड किया है वो आ रही है, और उसके आगे लास्ट में मेरा कमेंट फॉर्म आ रहा है। अगर मेरी ये पोस्ट पब्लिश होगी तो ये उसका व्यू होगा। सो सिंपली मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करता हूँ तो पोस्ट मेरी पब्लिश हो गई। अब जैसे ही यहाँ पे मैंने पब्लिश किया तो आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट का जो होम पेज है, ठीक है, वर्डप्रेस इंट्रोडक्शन पे क्लिक किया, डैशबोर्ड पे आ गया। यहाँ मैंने विजिट साइट किया तो होम पेज पे आ गया। होम पेज आपका कैसे एक्सेसिबल है, लोकल हो स्लैश फोल्डर नेम आपका होम पेज आ जाएगा। होम पेज के ऊपर एक नई पोस्ट आ गई, ठीक है। अब जितनी पोस्टें करेंगे वो सारी आपकी होम पेज के ऊपर वन बाय वन आती जाएंगी, ठीक है। क्योंकि आपका वर्डप्रेस बेसिकली एक ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर था जिसमें आप जो भी नई पोस्ट डेली, ब्लॉग का मतलब ही होता है कि आप रोज आते हैं, उस पर एक मखसूस पेज होता है, उसके ऊपर आपकी डेली की अपडेटेड पोस्टें आ जाती हैं। लोग उन पोस्टों को पढ़ते हैं, उन पर कमेंट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, कमेंट्स लीव करते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। ये ब्लॉग का मकसद होता है। सो यहाँ पे जितने भी मैं पोस्ट क्रिएट करूंगा बाय डिफॉल्ट वो होम पेज पे आती जाएंगी। तो एक पोस्ट किस तरह से क्रिएट होती है, पोस्ट एरिया क्या है, उस चीज को हमने देख लिया। फिर स्टेटस हमारे पास ड्राफ्ट है, पब्लिश है, उसको देख लिया। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें है राइट नाउ, अभी मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, मैं उसको दोबारा आऊंगा जब हमें जरूरत होगी। ये हो गया पोस्ट का एरिया। फिर हर जब पोस्ट आप क्रिएट करते हैं उसकी कोई ना कोई कैटेगरी होती है कि जो मैं पोस्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। अगर मैं अभी लिख रहा हूँ
तो कैटेगरी क्या होनी चाहिए, कैटेगरी शुड बी पेंडेमिक, बी जो पोस्ट आ रही है वो अनकैटेगराइज्ड है, यानी कि अपना जो कंटेंट मेरा ऑडियंस के साथ शेयर हो रहा है उसकी कोई कैटेगरी नहीं है, उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है कि फूड से रिलेटेड कंटेंट है, ये न्यूज से रिलेटेड कंटेंट है, ये रेडीमेड गारमेंट से रिलेटेड कंटेंट है, ये ब्यूटिशरी कंटेंट है, ये न्यूट्रिशन कंटेंट है, ये है क्या। तो आप चाह रहे हैं कि आप क्लासिफिकेशन कर लें अपने डेटा की, ताकि जो यूजर ऑडियंस पढ़ने आए उसको पता लगे, एक टैग देख के पता लग जाए कि ये सारी आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है। तो हम अपने यहाँ से कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं और कैटेगरीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे कैटेगरीज का लिंक आता है, तो जो अवेलेबल कैटेगरीज होंगी आप यहाँ से उनकी सिलेक्शन कर सकते हैं या आप अपनी कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं। इस पर फिर अगेन हम बात करेंगे। इसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज मीडिया। आप जितनी भी अपनी डॉक्यूमेंट चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, इमेजेस अपलोड कर रहे हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं, वो सारे का सारा आपका यहाँ पर विजिबल होगा मीडिया के सेक्शन के अंदर। अगर आप किसी पोस्ट में कोई इमेज नहीं डालना चाह रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी कोई स्पेसिफिक इमेज आपकी वर्डप्रेस की साइट में सेव रहे, तो आप सिंपल ऐड न्यू करके यहाँ से अपनी इमेज को अपलोड करें। जो मैक्सिमम अपलोड साइज है 2 GB की मैक्सिमम फाइल आप अपलोड कर सकते हैं और ये आपकी लाइब्रेरी में जाकर सेव हो जाएगी फाइल। और फर्दर जब भी आप कोई नई पोस्ट क्रिएट करने लगेंगे तो आप इंसर्ट मीडिया करेंगे तो आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक अपलोड सेक्शन जहाँ से आप नई फाइल अपलोड कर सकते हैं लोकल सिस्टम से, और दूसरी आपको मिल जाएगा मीडिया सेक्शन, लाइब्रेरी सेक्शन के जो आपने मीडिया से यहाँ से चीज़ें अपलोड की थी वो आपको मिल जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे ऐड न्यू करता हूँ, सिलेक्ट फाइल करता हूँ और लेट से पोस्ट के मैं यहाँ से कोई इमेज जो है उसको पिक कर लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, स्क्रीनशॉट। जैसे मेरे पास ये पिक्चर है, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास लाइब्रेरी में सेव हो गई है। कल को मैं कोई भी पोस्ट क्रिएट करता हूँ, एक नई पोस्ट बनाने लगता हूँ और लाइब्रेरी से मैं इस पिक्चर को यूज कर सकता हूँ, या इसी को मैं एडिट करता हूँ, अपनी बनाई हुई पोस्ट को हम एडिट कर सकते हैं ताकि उसमें कोई टेक्सचुअल चेंजेस करनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया उसको किस तरह से फिक्स करना है, तो हम वो कैसे कर सकेंगे। तो एडिट करेंगे और उसके बाद फीचर्ड इमेज में मैं जाता हूँ, तो मैं यहाँ से लेट्स सपोज फीचर्ड इमेज चेंज करना चाह रहा हूँ, रिप्लेस इमेज पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास, क्योंकि मैंने वहाँ से मीडिया में अपलोड की, तो मीडिया लाइब्रेरी के अंदर जो पिक्चर मैंने अपलोड की थी मेरे पास वो अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ से अपलोड करनी है फाइल, अगर आपकी मीडिया में वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो वहाँ से पिक कर सकते हैं। तो इसको रिप्लेस करना है, इससे इसको पिक कर लूँगा तो वो पिक्चर रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास अपने आर्टिकल के ऊपर जैसे इसको अपडेट करूँगा, पब्लिश हुआ हुआ था, अपडेट करेंगे तो क्लाइंट साइड पे चेंजेस डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आपके पास नई पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ वेरी इजी टूल। आपको कोई भी वेबसाइट बनानी है और इसमें चेंजेस करनी है तो सारा आपका समझ देंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से पॉसिबल है। और अगर आप इसके ब्रेक्स देखें कोड करना, तो कोड करने में देर इज अ लॉट ऑफ टाइम, तो आपकी जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर आप कोर टेक्नोलॉजीज पे काम करके जो वेबसाइट्स डिलीवर करेंगे, ठीक है। और अगर आप कोड पे काम करना शुरू कर देंगे तो आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। समटाइम्स क्लाइंट के बजट्स इतने नहीं होते। हम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस मार्केट में फिट इन होना है जहाँ पे कम बजट में भी हमें काम करना है। एक बंदे की वेबसाइट का बजट ही $200 का है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि मैं 2 महीने काम करूंगा और $2000 को मैं चार्ज करूंगा। उसका काम जो है वो एक सॉफ्टवेयर से पॉसिबल है और उसकी फीस जो है वो $200 डुएबल है। तो आप उसको पिक करें और स्मार्टली काम करते हो 2-3-4 घंटे में वो वेबसाइट उसको हैंड ओवर कर दें और अपने पैसे आप पिक कर लें। तो इसलिए हम स्मार्ट वर्क की तरफ जा रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग दीज टूल्स। अच्छा जी सर, बैकग्राउंड इमेज कैसे लगेगी, हम सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अभी जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं उसमें अगर आपको कहीं पे कोई इशू है जो मैंने बताया उसमें नहीं समझ आ रही तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अभी तक पोस्ट का एरिया मैंने कवर किया है और मीडिया का एरिया कवर किया है और सेटिंग्स का एरिया कवर किया है। उसमें अगर आपको कोई इशू है तो लेट मी नो, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। 5 से 7 मिनट में वेट कर रहा हूँ आपका, किसी को कोई क्वेरी है तो मुझे बता दें। बैकग्राउंड इमेज ऐड करने के मल्टीपल तरीके हैं। आप जो है फ्रंट एंड फील्ड से भी ऐड कर सकते हैं, आप CSS के थ्रू भी बैकग्राउंड इमेज ऐड कर सकते हैं। हम करेंगे, अब मैंने अपने कुछ टास्क लिस्ट बनाई होती है। मैं आपको जो है कल मैंने आपको इंस्टॉलेशन का टास्क दिया था, अभी मुझे उस पर आपने कोई अपडेट नहीं दी कि कितने लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर ली है, या स्क्रीनशॉट्स आपने ग्रुप में अपलोड नहीं किए कि आपके लोकल होस्ट पे आपकी वेबसाइट इंस्टॉल हो गई है। सो आज आपने क्या करना है कि आपने वर्डप्रेस की साइट इंस्टॉल करनी है अपने अपने नाम से, जो भी आपका नाम है, जो आपका फेसबुक अकाउंट नेम है उस नेम से लोकल होस्ट स्लैश आ गया आपका अकाउंट नेम, और आपने एक स्क्रीनशॉट लेके फुल,
तो वो ग्रुप में लगा देना। स्क्रीनशॉट आप कैसे ले सकते हैं, ये एक एक्सटेंशन है ऑसम स्क्रीनशॉट, ठीक है, आप इसको यूज कर लें। या विंडोज के अंदर हमारे पास है स्क्रीनशॉट का एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, स्क्रीनशॉट हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है विंडोज के अंदर और काफ़ी इफेक्टिव सॉफ्टवेयर है। फॉरवर्ड विंडोज, इसी ज़माने में जब मैं विंडोज़ यूज़ किया करता था वो सॉफ्टवेयर मेरे लिए काफ़ी ब्लेसिंग, क्योंकि मैक में वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है अभी। तो मैक का अपना एक स्क्रीनशॉट एडिटर है जिसमें कमांड और शिफ्ट और 4 को प्रेस करें तो मैं पूरे के पूरे अपने डेस्कटॉप का ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। सो मुझे क्या चाहिए, जो आप स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे उसमें मुझे आपसे चाहिए यूआरएल, ब्राउज़र में ये यूआरएल आना चाहिए, ठीक है। और जो स्क्रीनशॉट के लिए जो सॉफ्टवेयर है, मैं शेयर एक्स आई थिंक मुझे उसका नाम, मैं अभी चेक कर देता हूँ आपको। आप अगर उसको कर लेंगे तो आप जिस तरह से मैं ये पिक्चर ले रहा हूँ कमांड शिफ्ट 4, आप भी यहाँ से वो पिक्चर इस तरह अपने पूरे सेटअप की ले सकते हैं। पिक्चर बना के आप लोगों ने फेसबुक ग्रुप में अपलोड कर देनी है कि आपकी जो वेबसाइट है वर्डप्रेस की इंस्टॉल हो गई है, तो उसका नाम क्या होना चाहिए, लोकल होस्ट स्लैश आपका जो फेसबुक अकाउंट नेम है उस नाम से आप उसको करेंगे, ठीक है। तो शेयर एक्स अगर आप कर लेते हैं तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। आप सिलेक्टेड एरिया को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, सिलेक्टेड एरिया की वीडियो कैप्चर कर सकते हैं, आप फुल पेज की कर सकते हैं, आप पूरे टैब जो ऊपर आ रहे हैं पूरी विंडो की उसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शेयर एक्स आप इंस्टॉल कर लें सिस्टम पे, इट्स अ वेरी इजी एंड बेस्ट टूल फॉर स्क्रीन कैप्चरिंग, ठीक है। इसके अलावा स्निपिंग टूल और विंडोज़ के अपने भी कुछ हैं, कमांड प्रिंट स्क्रीन बिल्कुल वही आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको कॉपी पेस्ट पेंट में जाकर करना पड़ता है, तो दैट इज़ अ बैड थिंग। यहाँ से आप करेंगे तो उससे सिंपल आप जो है शॉर्टकट इसका होता है कंट्रोल या शिफ्ट के साथ, तो आप उससे पूरी की पूरी स्क्रीन को अपनी कैप्चर कर सकते हैं। या आप शिफ्ट प्रिंट स्क्रीन करेंगे तो या कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन आप करते हैं तो आपकी स्क्रीनशॉट खुद ब खुद लेके उतने एरिया की वो स्टोर करवा देगा। डॉक्यूमेंट सी में जाके आपका जो डॉक्यूमेंट्स का जो फोल्डर होता है उसमें स्क्रीनशॉट या शेयर एक्स के नाम से फोल्डर होगा, उसमें स्क्रीनशॉट पेस्ट करता जाएगा, आपने सिर्फ फेसबुक पे उसको अपलोड कर देना है। और अगर आपको किसी वेबसाइट का फुल पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो सबसे बेस्ट हमारे पास एक्सटेंशन है क्रोम की, उसका नाम है जी ऑसम स्क्रीनशॉट, ठीक है। वो मैंने अपने क्रोम में ऐड की हुई है, आप भी अपने क्रोम में उसको ऐड कर लें। जब भी आपने किसी क्लाइंट को स्क्रीनशॉट भेजना है, उसमें कोई एडिटिंग करनी है लाइव, तो आप इस एक्सटेंशन को यूज़ करके इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ऑसम स्क्रीनशॉट, यहाँ पे आपके पास ऐड टू क्रोम का बटन आ रहा होगा, मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये विजिबल है इसलिए मेरे पास आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम। तो इसका बेनिफिट क्या है कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर ऑप्शन आ जाती है, लेफ्ट क्लिक किया ऑप्शन आ गई कैप्चर सिलेक्टेड एरिया, कैप्चर विजिबल पार्ट ऑफ द पेज, कैप्चर इंटायर पेज, ठीक है। मैं कहता हूँ कैप्चर इंटायर पेज, पूरी वेबसाइट की एक मुझे पिक्चर दे दो, तो पूरी वेबसाइट की उसने एक पिक्चर कैप्चर की और मुझे यहाँ पे दे दी। अब इसमें से मैं किसी पार्ट को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, एरो लगाना चाह रहा हूँ, स्केयर बनाना चाह रहा हूँ, तो आई कैन डू दैट इजीली। अब जैसे मैंने एरो का टूल पकड़ा और मैं यहाँ पे एक एरो बना देता हूँ और यहाँ पे साथ में एक अपना टेक्स्ट जो है उसकी प्लेसमेंट कर लेता हूँ, टाइटल ऑफ द वेबसाइट। सो समटाइम्स क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ों की नहीं समझ आ रही होती मैसेजेस में, तो आप स्क्रीनशॉट लेके उन चीज़ को हाईलाइट करके तो फिर आप वहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एडिटिंग कर ली और मैं इस डन पे क्लिक करूँगा, डन पे क्लिक करूँगा तो ये पूरी इमेज मेरे पास आ गई। इस पूरी इमेज को मैं यहाँ से कॉपी किसी को मैसेज में भेज सकता हूँ और यहाँ मैं इसको डाउनलोड करूँगा लोकल सिस्टम में डाउनलोड करके, तो फिर मैं इसको जहाँ अपलोड करना चाहूँगा, जिसको भेजना चाहूँगा भेज सकता हूँ। मेरे पास ये पिक्चर जो होगी दैट विल बी इन एचडी फॉर्मेट, मतलब कंप्लीट मेरे पास एक हाई डेफिनेशन पिक्चर होगी। मैं यहाँ पे आपके पास ओपन कर रहा हूँ इस पिक्चर को, ये मेरे पास पिक्चर है, इसको मैं जूम करूँगा तो इसके पिक्सल फटेंगे नहीं, ठीक है। हर एक चीज़ आपके पास क्लियर आएगी, समझ आ रही है। तो इस तरह से ऑसम स्क्रीनशॉट जो है एक्सटेंशन ऑसम स्क्रीनशॉट AWESOME स्क्रीनशॉट, ये एक्सटेंशन अगर आप कर लेते हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू वर्क इन स्क्रीनशॉट्स एंड वेबसाइट कैप्चरिंग। इसके अलावा एक जीशान हैदर कह रहे हैं पोस्ट और मीडिया को रिवाइज कर दें कि पोस्ट कैसे करते हैं। अगेन ओके, मैं रिवाइज कर देता हूँ। आपके पास एडमिन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट 2 से 3 सेक्शन है और उनमें से जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट सेक्शन है दैट इज वर्डप्रेस सेटिंग्स।
सेटिंग्स में जाके अपनी वेबसाइट का आप नेम, टैगलाइन और लैंग्वेज वगैरह को चेंज कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया। टाइटल, टैगलाइन, वर्डप्रेस यूआरएल और रजिस्ट्रेशन ओपन करनी है गेस्ट लोगों के लिए, नए व्यूअर्स के लिए आप कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करनी है तो आप पोस्ट के सेक्शन में आएंगे और जितनी पोस्ट हैं राइट नाउ आपकी साइट पे हैं, जितनी आपकी होम पेज पे या किसी पेज पे पोस्टें शो हो रही हैं, इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की हुई है, वो यहाँ पे शो हो रही है। अगर आप नई पोस्ट क्रिएट करना चाहें तो ऐड न्यू पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप अपनी पोस्ट का टाइटल देते हैं और अपनी पोस्ट की बॉडी बताते हैं कि उसमें क्या पैराग्राफ के अंदर क्या क्या टेक्स्ट लिखा होगा। सो टाइटल इज सैम्पल पोस्ट 2 एंड यहाँ पे मैं पैराग्राफ लिखना चाह रहा हूँ, दिस पोस्ट इज सिंपली अ रिवीजन ऑफ द प्रोसेस ऑफ creating a post in WordPress. This looks like a poetry statement. काफी रिदम आ गया। Creating a post in WordPress. So by entering this text here, your users or customers will be able to see it on their client side sample post to detail page. ओके, तो मैंने ये पोस्ट क्रिएट कर दी। इसका मैं प्रीव्यू देखता हूँ। प्रीव्यू का मतलब है कि सिस्टम में इसको पब्लिश करने से पहले, ड्राफ्ट करने से पहले इसका लेआउट आप चेक कर लें, लोगों को क्या शो होगा, लेआउट ठीक है, इट वर्क्स वेल, तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करूँगा तो विजिबिलिटी पब्लिक हो जाएगी, पब्लिश इमीडिएटली हो जाएगा। ये पब्लिश कर दिया तो अब मेरे पास यहाँ पे ये इस पोस्ट का एक परमालिंक जनरेट हो गया, एड्रेस आ गया। यहाँ से मैं व्यू पोस्ट करता हूँ तो मुझे क्लाइंट साइड पे दिखा देगा कि लोगों को पोस्ट मेरी किस तरह से शो होगी। इस पोस्ट की मैं कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इस पोस्ट का मैं मीडिया भी ऐड कर सकता हूँ। अब अगर इस पोस्ट का मीडिया ऐड करना है मुझे तो सिंपल मैं एडिट करूँगा और फीचर्ड इमेज ऐड कर दूंगा या मीडिया सेक्शन में जाकर पिक्चर अपलोड कर दूंगा। तो उसका तरीका क्या होता है, आपको अपनी वेबसाइट पे जितनी इमेजेस डालनी है या तो पोस्ट की बॉडी में जाके अपलोड करना है या मीडिया सेक्शन में अगर आपने अपलोड किए हैं तो वो आपको एक्सेसिबल होंगे। यहाँ से आप ऐड न्यू मीडिया करें, यहाँ से सिलेक्ट फाइल करें और कोई भी आप एक फाइल जो है यहाँ से अपनी, जैसे मैंने एप्स की फाइल जो है मैं ये इमेज अपलोड कर देता हूँ। और अब मैं चाह रहा हूँ जो मैंने पोस्ट किया उसमें मुझे ये पिक्चर मैं साथ अटैच कर दूँगी। पोस्ट में जाता हूँ और अपनी जो पोस्ट है उसको एडिट करता हूँ और वहाँ पे फीचर्ड इमेज में जाके इस पिक्चर को दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूँ। फीचर्ड इमेज में गया, सेट फीचर्ड इमेज पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास एम्स आया, इसको मैंने टिक किया, सेट फीचर्ड इमेज किया और इसको मैंने अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद मैं अगर इसको अब व्यू करता हूँ इसी पोस्ट को, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये पोस्ट ओपन है, सैम्पल पोस्ट 2। रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास पिक्चर आ गई। ठीक है, तो मीडिया के सेक्शन में मैंने पिक्चर अपलोड की थी और पोस्ट के सेक्शन में सेट फीचर्ड इमेज था, मैंने उस पोस्ट को, उस इमेज को पिक किया और इसको मैंने अपडेट कर दिया, तो मेरी पोस्ट की बॉडी में इमेज आ गई। तो ये बड़ा बेसिक सा वर्डप्रेस का काम है कि आप नई पोस्ट क्रिएट करते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। मीडिया सेक्शन में आप उसका मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हैं या बल्क में इमेजेस आपको अपलोड करनी है मीडिया में आप कर सकते हैं। अच्छा, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो गई, सेटिंग, पोस्ट और मीडिया। इसके अलावा आपका कंटेंट पेजेस का, आपके वर्डप्रेस के जो आपके कस्टमर साइड है उसके होम पेज के ऊपर ये देखें सैम्पल पेज लिखा आ रहा है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो एक पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ इस तरह कमेंट सेक्शन नहीं आ रहा, कमेंट फॉर्म नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप पोस्ट को देखेंगे तो वहाँ पे कमेंट फॉर्म आ रहा है। जैसे सैम्पल पोस्ट पे खड़ा हो तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप पेज के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आपका कमेंट सेक्शन नहीं आ रहा, वहाँ पे आप कमेंट नहीं करते। तो याद रखिएगा वर्डप्रेस के अंदर एवरीथिंग इज अ पोस्ट, एवरीथिंग इज अ पोस्ट, लेकिन वो वाला वो पोस्ट जिसका कंटेंट कल को चेंज हो सकता है, ठीक है, वो आपके पोस्ट के सेक्शन में आएगी। लेकिन वो कंटेंट जो आपका स्टैटिक रहना है, जिस तरह अगर एक कंपनी की वेबसाइट बना रहे हैं तो उसकी अबाउट अस इंफॉर्मेशन विल रिमेन सेम फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स में भी, उसका जो एड्रेस सेक्शन है दैट विल बी द सेम, उसका कॉन्टैक्ट एस एरिया दैट विल बी द सेम। तो वो हम उनके लिए डिफरेंट पेजेस बनाते हैं। तो पेजेस के अंदर वो कंटेंट आता है जो चेंज नहीं होता, पोस्ट के अंदर वो कंटेंट आता है जो कि चेंजेबल है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, सिंपल
डैशबोर्ड में पेजेस में जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट जब वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है तो एक पेज आपका सैंपल पेज क्रिएट होता है, दूसरा पेज आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज क्रिएट होता है और इसका स्टेटस आ रहा है ड्रॉफ्ट। ये आपको अभी आपको पब्लिश नहीं है। अगर मैं इसको एडिट करता हूँ और इसका स्टेटस में पब्लिश कर देता हूँ तो होम पेज पे जहां आपको सैंपल पेज का लिंक मिल रहा है वहीं पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी का भी लिंक मिलना शुरू हो जाएगा। इसको हमने पब्लिश किया, ठीक है, और यहाँ से हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के होम पेज को अलर्ट सकते। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी आ गया। तो इस तरह से अगर आपको अपनी वेबसाइट के नए पेजेस क्रिएट करने हैं, एक यूजर है उसकी रिक्वायरमेंट है कि जी मुझे 5 पेजेस की वेबसाइट चाहिए, होम पेज आ रहा हो, उस पर एक बैनर आ रहा हो खूबसूरत सा, गैलरी ऑफ इमेजेस आ रहे हो, उसके बाद एक अबाउट अस का पेज हो, उसके बाद एक कॉन्टैक्ट अस का पेज हो, उसके बाद एक ब्लॉग का पेज हो, तो मुझे 4-5 पेजेस की साइट चाहिए। तो आप इजीली वर्डप्रेस एडमिन में आके यहाँ पे नया पेज क्रिएट करके उसको नए पेजेस बना के दे सकते हैं। जैसे वापस आते हैं एडमिन एरिया के अंदर, पेजेस में आते हैं, ठीक है, एक नया पेज एंटर करना है, बिल्कुल इजी तरीका है, वैसे ही है जैसे हमने एक नई पोस्ट एंटर की है, ठीक है, ऐड टाइटल न्यू पेज, ठीक है, और दिस इज अ पेज सो वी कैन सी हाउ एंड ओके, और इसको मैं पब्लिश करता हूँ, ठीक है, पब्लिश करता हूँ तो इस पेज का मेरे पास लिंक बन गया। मैं व्यू पेज करता हूँ तो उस लिंक पे मेरे पास ये सारे का सारा पेज शो हो रहा है और नीचे इसका कमेंट सेक्शन नहीं है। और अगर आप ऊपर चेक करेंगे तो इन मेन्यूज में ऑटोमेटिकली जितने नए पेज बन रहे हैं वो बहुत ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो न्यू पेज का लिंक आपके पास बन गया और उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ यूआरएल में आपके पास आ गया localhost/wordpress/install/न्यू पेज का लिंक, जिससे आपका न्यू पेज क्रिएट हो गया। तो जो कि आपके किसी एक पेज पे आती हैं और डेली बेस पर अगर उनमें अपडेट्स आ रही हैं, नई पोस्टें आ रही हैं, तो ऑटोमेटिकली पोस्ट आपकी फ्रंट पेज पे प्रमोट हो रही होती है। जैसे मैं वर्डप्रेस के होम पेज पे जाऊंगा इस टाइम तो मेरी जो सैंपल पोस्ट हुआ है वो सबसे पहले आ रही है, उसके बाद मेरी अपडेटेड केसेस जो मैंने उससे पहले बनाई थी वो आ रही है, उसके बाद मेरी जो बिल्ट इन स्टार्ट में आ रही थी हेलो वर्ल्ड वो आ रही है। तो 3 पोस्टें मेरी आ रही हैं जो कि अपनी जो उनकी पोस्ट डेट थी उस हिसाब से वो सॉर्टेड होके आ रही है, ठीक है। तो जितना भी अपडेटेड कंटेंट आएगा वो पहले आ जाएगा, लेकिन पेज पे आपका सिर्फ एक स्टैटिक कंटेंट आएगा जो आपने ऐड कर दिया फॉर फ्यूचर के। इसमें चेंजेस बहुत कम आएंगी, सिर्फ आपने कभी कभी इसमें चेंज करना है, उसके ऊपर पोस्टें नहीं आएंगी, उस पर एक ही तरह का डाटा आएगा। लेकिन जो होम पेज है आपकी वेबसाइट का उस पर आपकी डिफरेंट पोस्टें आ रही हैं जो कि अपडेट होती रहेंगी, जिस तरह से नई इन्फॉर्मेशन आएगी वो होम पेज पे प्रमोट हो जाएगी। अब ये सारी की सारी वर्डप्रेस की सेटिंग्स है, जो ये सारा आपको बिहेवियर देख रहे हैं कि नई पोस्ट की है और वो बिल्कुल होम पेज पे आ गई है, दीज आर ऑल सेटिंग्स। हम इनको चेंज करना चाहें हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम जितनी भी साइट्स देखते हैं उनके होम पेज बड़े खूबसूरत तरीके से डिजाइन हुए होते हैं, ठीक है। उनके होम पेज के ऊपर मेन्यू बड़ा अच्छा आ रहा होता है, स्लाइडर्स बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, और नीचे जो हमारे गैलरी बटन हैं या ग्रिड्स हैं वो बड़ी खूबसूरत सी आ रही होती हैं। तो वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप उनको कंप्लीट करता है, ठीक है। सो हम भी उस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, लेकिन हमें उससे पहले ना होनी चाहिए वर्डप्रेस की, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कैसे होती है और एडमिन क्या चीज़ है और किस तरह से सारा कुछ काम करता है। अच्छा जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एक और सेक्शन है, दैट इज अपेयरेंस। अपेयरेंस सेक्शन में सबसे खूबसूरत चीज़ थीम्स, कि आपको जो अपनी वेबसाइट का सारा लेआउट नजर आ रहा है उसको आप चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ तक बता दें कोई इशू तो नहीं है, तो फिर मैं आगे थीम्स पे बात करता हूँ। अभी तक कोई इशू पेज पोस्ट मीडिया और एनीथिंग एल्स? मुझे स्लो डाउन नहीं करना कि आप अगर आपको पता भी है तो आप वैसे ही क्वेश्चन थ्रो कर दें और मैं 5-7 मिनट आपकी क्यूरी को रिजॉल्व करूं। अगर ऑनेस्टली आपको कोई इशू है यू कैन टेल मी। मैं नहीं चाहता कि मैं स्पीडीली आगे मूव कर जाऊं, आप लोगों को पीछे चीज़ों की समझ ना आए और हमारी जो हमारा रिदम है वो डेवलप ना हो सके, क्योंकि मैं मेरे लिए ये सारा कपल ऑफ मिनट्स का काम है, 5-10 मिनट का काम है एक्सप्लेन करना। मैं पूरा एडमिन आपके लिए एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल चीज़ें आपके ऊपर से गुजर जाए। ओके, कंटिन्यू। ग्रेट। अच्छा, थीम अपेयरेंस के अंदर हमारे पास थीम्स का सेक्शन है जो कि कंट्रोल करता है मेरी वेबसाइट का लेआउट क्या होगा। लेआउट से मुराद ये है कि जो अरेंजमेंट हमें नज़र आ रही होती है, जैसे अरेंजमेंट से क्या मुराद है, मैं एक पेज ओपन कर रहा हूँ, होम पेज मैंने क्लिक किया। होम पेज का मतलब होता है सबसे पहला वेबसाइट का स्टार्टिंग पेज। जब भी यूजर आएगा तो उसको सबसे पहले वेबसाइट पे क्या क्या नजर आएगा उसे बोलते हैं उसका होम पेज। लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज और होम पेज एक ही बात है, जहाँ पे यूजर आके लैंड कर रहा है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है।
तो वो उसका ये व्यू है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये व्यू मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये कलर्स अच्छे नहीं लग रहे, डाटा तो मेरा रिक्वायर्ड है, डाटा यही रहेगा, लेकिन मुझे इसका लेआउट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, सेक्शन चेंज करना है, तो यार मुझे इसको थोड़ा सा स्टाइल करना है। तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपने एडमिन में आके थीम्स में आके चेक करूंगा कौन कौन से थीम्स मेरे पास अवेलेबल है करंटली, क्योंकि 2020 ईयर चल रहा है, 2020 थीम आया हुआ, 2020 ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड है। अगर मुझे लगता है कि यार ये वाला थीम बेहतर है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, लाइव प्रीव्यू पे आता हूँ, तो मुझे लाइव प्रीव्यू दिखा देगा कि इस थीम को अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास किस तरह का जो है लेआउट आएगा। ठीक है, इस तरह का लेआउट आ जाएगा मेरे पास। सैम्पल पोस्ट इस तरह से आ जाएगी, पीछे येलो कलर था वो खत्म हो गया, उसके नीचे ये पोस्ट आ गई, उसके नीचे ये आ गई, उसके नीचे मेरे पास ये सिचुएशन आ रही है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे सर्च बॉक्स आ रहा था, पहले 2 कॉलम में डिवाइडेड था ये सेक्शन, अभी 1 कॉलम है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका 2 कॉलम में डिवाइड है, लेकिन जो आप उस थीम का प्रीव्यू देख रहे हैं वहाँ पे आपका सिंगल कॉलम आ रहा है। तो ये वाला थीम हमें ये व्यू दे रहा है। ठीक है, जो दूसरा थीम है इससे पहले वाला वो ट्राई करते हैं, उसमें कैसी है। 2017 ट्राई करते हैं, लाइव प्रीव्यू। थोड़ा सा मुझे ये सेंसिबल लगता है, देखते हैं। ये आ गया जी आपकी वेबसाइट का होम पेज, यहाँ पे आ गई आपकी पोस्ट, पहली पोस्ट आ गई, दूसरी पोस्ट आ गई, तीसरी पोस्ट आ गई, नीचे आपके जो शॉर्ट लिंक्स हैं वो आ गए सारे। और अगर आप किसी पोस्ट के पेज को ओपन करते हैं तो उसका व्यू क्या होगा वो भी देख लेते हैं। पोस्ट के पेज पे आप आएंगे, ऊपर टाइटल आपका आ गया, नीचे पिक्चर आ गई, और ये नीचे कमेंट सेक्शन आ गया। आपके राइट साइड पे जो पहले फुटर में आ रहे थे आपके जो शॉर्ट लिंक्स हैं या सोशल लिंक्स या जिसे आप बोलते हैं नेविगेशनल लिंक्स, वो आपके राइट साइड पे आ गए और फुटर में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये लेआउट होगा। तो हमने क्या करना होता है, याद रखिएगा, जब भी कोई थीम सेलेक्ट करना है ना, हमने पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को कैटर करना है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट जो लेआउट देना चाह रहा है वो किस तरह का है। क्लाइंट का लेआउट जो है वो सिंगल पेज का, वो ऐसा है कि एक ही वेबसाइट का पेज होगा और उस पर डिफरेंट सेक्शन होंगे, या क्लाइंट का लेआउट इस तरह का होगा कि उसके ऊपर होम पेज पे 3 कॉलम्स में डाटा आ रहा होगा, या क्लाइंट का लेआउट किस तरह से होगा कि उसके राइट, जो इसको हम बोलते हैं साइड बार, जो राइट पे हमारे पास ऑप्शन में साइड में चीजें आ रही होती है उसको बोलते हैं साइड बार। तो क्या क्लाइंट का जो वेबसाइट है वो फुल पेज है, ठीक है, फुल पेज है कि नहीं है, साइड बार रिक्वायरमेंट दे के फिर थीम सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, फुल पेज इस तरह से होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह ये वाली साइट है, दिस इज अ फुल पेज साइट। ठीक है, इसकी साइड बार नहीं है। अगर आप इस वेबसाइट को देखें तो ये फुल पेज साइट है, इसकी साइड बार नहीं है, साइड में कोई कंटेंट लगा नहीं आ रहा कि लेफ्ट साइड पे एक कॉलम है और राइट साइड पे दूसरा कॉलम है। ये फुल पेज साइट है। अगर साइड बार होती तो एक वेबसाइट का सेक्शन 30% का, जिस तरह मेरा माउस नीचे आ रहा है, इतना सेक्शन डिफरेंट होता और लेफ्ट वाला सेक्शन डिफरेंट होता। तो लेआउट पे डिपेंड करता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुल पेज लेआउट है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो है वो 1 साइड बार के साथ है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट 2 साइड बार के साथ है, लेफ्ट साइड पे भी साइड बार है, राइट साइड पे भी साइड बार है, और सेंटर पे कंटेंट है। इट्स अप टू द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, उसके मुताबिक हम थीम सेलेक्ट करते हैं। लेकिन जो हमारे पास बिल्ट इन थीम्स आ रहे होते हैं वो ये 2 से 3 थीम्स हैं, उनमें से मैं किसी को भी एक्टिवेट करूंगा तो मेरा 2020 थीम डिसेबल हो जाएगा, और 2017 लेट्स सपोज मैं एक्टिवेट करता हूँ तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, और मेरी वेबसाइट का डाटा सेम रहेगा, डाटा सेम रहेगा, और जो मेरा लेआउट है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, क्यूरी है किसी की, सर वर्डप्रेस की जो वेबसाइट बनाएंगे वर्डप्रेस का आइकन भी साथ होगा। आइकन आप चेंज कर सकते हैं, जिस तरह ऊपर मेरे पास अभी कोई भी आइकन नहीं आ रहा, यहाँ पर वर्डप्रेस आ रहा है, इसको बोलते हैं फेविकॉन। तो फेविकॉन आप अपडेट कर सकते हैं, क्लाइंट के ब्रांड का कोई भी छोटा सा लोगो जिस तरह उसका होता है, आप उसका फेविकॉन खुद से डाल के उसको अपडेट कर देंगे, पता नहीं लगेगा कि वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है, किसी और सॉफ्टवेयर में बनी हुई है, अनलेस कि वो आप किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक करें या वेबसाइट के कोड में जाके चेक करें तो आपको आइडिया होगा कि वर्डप्रेस यूज हुआ है, वरना नॉर्मली लोगों को पता नहीं चलेगा। तो नॉन टेक्निकल लोगों को पता नहीं चलेगा। तो मेरा सारे का सारा लेआउट चेंज होगा। तो दिस इज द पावर ऑफ वर्डप्रेस, कि आपने सिंपल एक थीम को डीएक्टिवेट किया और दूसरे को एक्टिवेट किया तो उससे आपका सारे का सारा लेआउट चेंज हो गया। दिस इज द पावर। और अगर यही काम अगर आप इमेजिन करेंगे कोड से करने बैठे हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery को इम्प्लीमेंट करें, तो आपको एक लेआउट बनाने में, रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने के लिए आपको इट कैन टेक अराउंड 2 days। ठीक है, सो उस चीज़ को, उस कॉस्ट को कम किया गया है। आपको अगर रिक्वायरमेंट का पता है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, या आपको रिसोर्सेज आपका क्लाइंट बाय करके दे देता है, तो आप एक वेबसाइट को मिनिमम टाइम में डिप्लॉय करते हैं और अपनी जो है वो प्राइस पिक करते हैं और अपने पैसे जेब में डालते हैं। तो इस तरह की वेबसाइट अगर आपने बनानी है 5 पेज की साइट,
तो डिपेंड करता है कि वो क्लाइंट का बजट क्या है, और कम्युनिकेशन पे आपकी डिपेंड करता है। और स्टार्टिंग सेलर को थोड़ी सी जरूर आती है, लेकिन एट सम पॉइंट आप एक ही साइट का $300, $400, $500 भी चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप 5 पेजेस की साइट का $300 चार्ज करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो साइट अगर 3 दिन में कंप्लीट हो जाती है, तो आप तकरीबन 3 दिन के अंदर 50 से 60 हज़ार रुपया कमा लेते हैं, जो कि एक जॉब की अगर आप परस्पेक्टिव से देखें तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप बाकी डोमेन्स के परस्पेक्टिव से देखें तो पैसे में ज़्यादा इस तरह से है कि काम की जो लर्निंग जो कर रहे हैं, तो थोड़ी सी आपका लर्निंग ज़्यादा है बाकी सारे स्किल्स के निस्बत। जो वेब डेवलपमेंट उसका लर्निंग कर थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन वंस यू हैव एक्सपीरियंस ओवर इट, आपको पता लग जाए चीजें कैसे होती हैं, तो दिस इज मिनिमल टाइम टास्क। आप छोटे छोटे टाइम में सारे काम कर सकते हैं। समटाइम्स यू आर गेटिंग 2 3 4 प्रोजेक्ट्स एट द सेम टाइम, और आपके पास टाइम नहीं निकल रहा होता कि आप किसको टाइम दें किसको टाइम ना दें। वहां से आप आउट एंड यू कैन जनरेट मनी फ्रॉम दैट। लेकिन ये है कि आपकी जो वर्थ है, मेरा ख्याल है कि अगर आप थोड़ा सा सीख जाते हैं तो आपकी पर मंथ जो वर्थ होगी दैट विल बी अराउंड 70 to 80,000, ठीक है। और अगर आप अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, थोड़ी सी स्किल्स अपनी इन्हांस कर लेते हैं, तो आप 2 3 लाख को टच कर सकते हैं विद इन 7 8 मंथ्स। दैट इज माई एक्सपीरियंस कि आप इतनी चीज़ को हाथ लगा सकते हैं। बाकी डिपेंड आप पे करता है। वो कहते हैं जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितनी आप एफर्ट करेंगे उतना ही आपके उसके आउटपुट्स निकलेंगे। मैं ये कर सकता हूँ कि आपको चीज़ें बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, जो मार्केट एग्जांपल्स हम आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आपको टास्क दे सकता हूँ। टास्क दूंगा, आपसे नहीं होगा, आपको इश्यू आएगा, बार बार समझ नहीं आ रही, आप पढ़ेंगे तो जहाँ से आपकी पेन स्टार्ट होगी, याद रखिएगा लर्निंग भी आपकी वहीं से स्टार्ट होगी। अगर एक चीज़ आपने पहले की हुई है, मैं आपको कहता हूँ कि जी आप 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग मुझे सुनाएं, आपको मसला ही कोई नहीं है, आपको आती है, आपने विद इन 2 3 सेकंड मुझे सारी काउंटिंग सुना देनी है 1 से 10 तक। लेकिन आपसे मैं कहता हूँ कि यार 99,000 के बाद से काउंटिंग स्टार्ट करें, तो आपको वो आपको बिल्कुल उसके ऊपर ग्रिप नहीं है, ठीक है। तो वो आपको उस पर टाइम लगेगा, आप अड़ के चलेंगे, लेकिन वंस यू मास्टर इट तो आप उसको भी फौरन तेजी से सुना देंगे। सो ये स्किल जो है, ये सीखना प्रैक्टिस का काम है। जिस तरह आप मैथमेटिक्स अगर बचपन में इंटर और मैट्रिक की बात करें, तो मैथमेटिक्स आपको लगता था कि बड़ा टफ है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ जो लोग प्रैक्टिस करते थे उनके लिए मैथमेटिक्स आसान होता था, और वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी गेन कर लेते थे। स्टैट्स भी प्रैक्टिस की गेम है, कोडिंग भी प्रैक्टिस की गेम है। लेकिन ये जो आप काम कर रहे हैं, ये भी वन टाइम एफर्ट है, ठीक है। बार बार नहीं आपको करना पड़ेगा। आपको वर्डप्रेस आपने एक दफा इंस्टॉल कर लिया, इट्स इनफ। आपको पता है आपने जब भी नया प्रोजेक्ट करना है, वर्डप्रेस ऐसे ही इंस्टॉल होना है। आपने थीम चेंज करना है, ऐसे ही होगा। आपने पोस्ट ऐड करनी है, ऐसे ही होगी। आपने एक पेज ऐड करना है, ऐसे ही होगा। लेकिन क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट इस तरह की होती है कि हर एक स्टेप में, हर एक प्रोसेस में आप नई चीज सीखते हैं, और वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाती है। कल को आपको दोबारा उस तरह का कोई क्लाइंट मिलता है और आपको कहता है कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए जिसपे एक पेज बना हो, एक फॉर्म बना हो, साइड पे चैट बॉक्स लेट सपोज आ रहा हो, और उस पे कोई एनिमेशन हो या पॉपअप आ रहा हो। आपको पता है कि आपने लास्ट टाइम ये बनाया था तो ये 4 दिन में बना था, और इसके लिए आपको ये प्लगइन यूज करना पड़ा था। अभी आपको कंप्लीट आइडिया है कि यार हाँ 4 दिन का काम है, इस बंदे को मैं आराम से $200 $250 चार्ज कर सकता हूँ, और मैं ये 4 दिन का काम पहले मैंने इस स्टेप से गुजर के 4 दिन में किया था, अब तो मुझे पता है कि क्या क्या स्टेप्स हैं, अब तो मैं इसको 3 दिन में कर लूंगा। सो आपका एक्सपीरियंस जो है वो आपको इनेबल करता है कि आप अपनी क्लाइंट एज इंक्रीज करें, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपका एक्सपीरियंस आपको इनेबल करता है। आज से अगर 4 साल 3 साल पीछे मैं चला जाऊं, तो मुझे भी ये इश्यूज आते थे। एक प्रोजेक्ट आ रहा है, मेरे पास रिक्वायरमेंट आ रही है, मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा, ठीक है। मैं किसी सीनियर से कांटेक्ट कर रहा हूँ, खुद देख रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। समटाइम कॉस्ट इतनी ज्यादा दे बैठता था कि क्लाइंट कहता था इतना बजट ही नहीं है, क्योंकि मेरे मेरे पास मुझे आइडिया नहीं था कि स्मार्ट वर्क कैसे होना है, किस तरह से चीजें कंप्लीट होंगी, कितना टाइम लगेगा। अभी जब मुझे कोई रिक्वायरमेंट मिलती है, मैं फर्स्ट साइट में इसको देख के आइडिया लगा लेता हूँ कि इसमें कितने टास्क होंगे, कौन सा टास्क ऐसा है जिसमें मुझे प्रॉब्लम होगी, और इसके मतलब काम में मुझे कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए हो सकते हैं, और ये कितनी देर का आइडिया होना चाहिए कि ये कितनी देर का काम है, और इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकता है। अगर आप ये चीज समझते हैं, तो समझ लेंगे आप जो है एक अच्छी फ्रीलांसिंग अपनी जो बेस है वो क्रिएट कर सकते हैं, या अपने आप को ग्रो कर सकते हैं इनको कंपनी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये है कि आप नहीं रखिएगा, छोड़ना नहीं है दरम्यान में। कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन डिस्कस विद मी। छोड़ देंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैंने अपने जो प्रीवियस 2 से 3 साल की जो ट्रेनिंग मैंने करवाई है, मैंने 9 बैचेस को ग्रेजुएट किया है, मैंने उसमें लोगों को देखा कंटिन्यूटी इज द की टू सक्सेस।
$5-5 समटाइम सेशन में जो है वो कमाते थे। अपने घर के इशूज हैं, कोई किसी की जॉब का मसला है, किसी को बहन भाइयों को मैनेज करना है, कोई घर में सिर्फ अकेला भाई है, उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू अपनी एफर्ट पुल करते रहे और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो लाख, सवा लाख, 1.5 लाख को हर महीने टच कर रहे होते हैं। मुझे समटाइम्स मैसेजेस आ रहे होते हैं कि जी आपकी वजह से ये चीज़ हो गई, अब मतलब इतने पैसे हम पर मंथ कमा रहे हैं। बहुत खुशी मिलती है सारे मैसेजेस देख के लोगों के कि यार हमारी वजह से जो है वो किसी का निज़ाम चल रहा है। और समटाइम्स इस तरह से भी होता है कि हम खुद हैरान हो जाते हैं कि लोगों की, बच्चों की कुछ की किस्मत इतनी तेज होती है कि वो स्टार्ट करते हैं और पहले दूसरे वीक के अंदर ही उनको बड़ा अच्छा काम मिल जाता है, या उनको ऐसा कोई क्लाइंट मिल जाता है जो उनको पर मंथ $500-700 पे हायर कर लेता है, हर महीने काम दे। आपको मतलब काम ढूंढने की भी टेंशन नहीं रहती, आप घर बैठे में आपको काम मिल रहा है, आपको काम करना आता है, आपको महीने का $700 आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, यानी लाख, सवा लाख रुपये आपके अकाउंट में आ रहा है और आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। तो हर एक की किस्मत जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है, उसका भी अमल दखल होता है, लेकिन वो तब जब आप अपनी मेहनत पूरी करें। तो पहले आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, देन यू कैन काउंट ऑन योर लक। और अगर नहीं होता, समटाइम्स देर हो सकती है, अंधेर नहीं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका शेक नहीं होना चाहिए। टेक्निकली आपको कोई इशू आ रहा है तो आई एम देयर, ठीक है। टेक्निकली आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं समझ आ रही, मुश्किल लग रहा है, तो आई एम देयर, उसमें आपको इशू नहीं करना। जो लोग इस बैकग्राउंड से नहीं है, मैंने ये स्टार्ट ही वर्डप्रेस इसलिए किया है कि जो लोग टेक बैकग्राउंड से नहीं है, बिल्कुल आइडिया नहीं है, उनके लिए वर्डप्रेस है कि किस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके, सेटिंग्स करके एक वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हैं। वो $200, $250, $400 इजीली, वो मेरा ख्याल है कि पहले महीने, सवा महीने वो अपनी जो फ्रीलांस साइड है उसके ऊपर थोड़ी सी एफर्ट करें और सीख लें। और जो कोड में एक्सपर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं दोनों चीज़ों से इसको कवर करूंगा, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कवर करूंगा, मैं एडिटिंग इन कोड भी कवर करूंगा, और मेरी ये भी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को कोडिंग की भी साथ साथ थोड़ी थोड़ी जो है वो एक्सरसाइजेस करवाता जाऊँ, ताकि जो लोग कोडिंग के बैकग्राउंड से नहीं है वो वीकेंड के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करें। उनको मैं प्रैक्टिस जैसे वो असाइनमेंट्स इक्वली टू द पीपल हु आर ग्रेजुएटेड राइट नाउ। ठीक है, आपको ग्रेजुएशन का सारा नॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये पता होगा कि मैंने कोड के थ्रू एक वेबसाइट बनानी है। और आज के दौर में इनफ है कि आपको पता हो कि आपने एक वेबसाइट को कैसे बनाना है, कोड में जाकर उसमें चेंज कैसे करना है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि मैं आपको इतना एम्पावर कर सकता हूँ। बाकी डिपेंड आप पे करता है, आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस लेवल शेक नहीं करना, और कहीं इशू आता है, डू लेट मी नो। मैं आई कैन अरेंज अ फ्यू हेल्प आउट सेशंस फॉर यू, जिसमें मैं इसको सुन के उनको रिजॉल्व कर सकता हूँ। अगर किसी को कोई ऐसा इशू आ गया जो रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो डोंट क्रिएट पैनिक फॉर योर सेल्फ एंड फॉर मी कि आप आएँ और मतलब कमेंट डालते जाएं बार बार कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। डीप ब्रेथ, ईजी हो जाए, लेक्चर कंप्लीट होने दें, कनेक्ट विद मी, और फिर उस सोल्यूशन की तरफ काम करते हैं ताकि आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। क्लियर है? अच्छा जी, थीम का ये सेक्शन मैंने कवर किया इसलिए कि आपको लेआउट की समझ आ जाए। फिर आती है फंक्शनैलिटी की बात। फंक्शनैलिटी को मुझे अचीव करना है कि मुझे समटाइम्स मैं चाहता हूँ कि मेरी इस वेबसाइट के अंदर एक सिंपल सा जॉब बोर्ड ऐड हो जाए, मेरी ऐसी वेबसाइट बन जाए जहाँ पे मैं जाके नई जॉब्स क्रिएट करूँ, लोग आएँ, उन जॉब्स की डिटेल्स देखें, उनके ऊपर साइन अप करें या एप्लीकेशन या सीवी भेज दें। तो इसको बोलते हैं कि ये फंक्शनैलिटी है। फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए, नई फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए मुझे प्लगइन ऐड करने पड़ते हैं। तो प्लगइन से मैं फंक्शनैलिटी अचीव कर सकता हूँ। तो वर्डप्रेस एडमिन के अंदर प्लगइन एरिया कौन सा होता है? यहाँ पे थीम्स के नीचे आपको प्लगइन एरिया मिलेगा। इस प्लगइन एरिया के अंदर आप फंक्शनैलिटी इंक्रीज करने के आपके पास डिफरेंट प्लगइन्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीज करने के लिए नया प्लगइन ऐड करना है, आप नया प्लगइन ऐड कर सकते हैं। ये जो थीम्स हैं, ये जो प्लगइन्स हैं, इनकी कॉस्ट होती है, ठीक है, क्योंकि आपको कोड नहीं करना पड़ रहा, आप सिंपल क्लिक्स के थ्रू सारा काम कर रहे हैं, तो इनकी कॉस्ट होती है। और कुछ ऐसे थीम्स और प्लगइन है जो कि फ्री हैं। तो फ्री थीम्स और प्लगइन कौन से हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, कैसे चेक करना है कि वो ठीक है या नहीं, उनके ऊपर हमारा एक मतलब कंप्लीट लेक्चर होगा, पहले थीम के ऊपर, देन प्लगइन्स के ऊपर। तो लेक्चर बाय लेक्चर हम इन चीज़ों को कवर करते जाएंगे और आप इंशाल्लाह डेवलपमेंट को सीखते जाएंगे। प्लगइन के बाद हमारा जो एरिया है, दैट इज यूजर्स का एरिया। जितने भी आपकी वेबसाइट के यूजर हैं वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। राइट नाउ मेरे पास 2 यूजर हैं, एक मैंने खुद क्रिएट किया रजिस्ट्रेशन सेक्शन के थ्रू, सब्सक्राइबर का रोल है, और एक एडमिन बाय डिफॉल्ट बनता है जिसका एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन।
इसके बाद आपका सेक्शन है टूल्स का एरिया। टूल्स के एरिया के अंदर आपके पास डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। अगर आपकी वेबसाइट को आपको एक्सपोर्ट करना है, उसको इंपोर्ट करना है, साइट हेल्थ चेक करनी है, पर्सनल डाटा आपको उसमें से निकालना है या उसको इरेज करना है, तो यहाँ पे सर्टन आपके पास ऑप्शन हैं। इस एरिया को बहुत कम हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। प्लगइन्स हमारे सारे काम करवा देते हैं, तो हमें इसके साथ इंटरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो दिस वाज ऑल योर वर्डप्रेस। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी मैंने पेंडिंग आपके लिए इसलिए की हैं कि आपको वो स्टार्ट में समझना वुड बी अ बिट डिफिकल्ट। थोड़ा सा आप लीन ऑन कर जाएंगे, थोड़ा सा लाइनअप हो जाएंगे, तो फिर एडवांस चीज़ें मैं आपके साथ इन सेटिंग्स के एरियाज में से भी शेयर करता जाऊँगा। तो अभी तक के लिए अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है, कोई इशू है, तो काइंडली मुझे बता दें ताकि मैं विद इन नेक्स्ट 4-5 मिनट्स उसको रिवाइज कर सकूँ। कल दूसरा हमारी क्लास होगी, फ्राइडे को हमारी क्लास होती है 1 घंटे की, ठीक है। तो कल की आपकी क्लास की टाइमिंग होगी 11 से लेके 12 बजे तक, ठीक है। 11 से 12 टेक्निकल की क्लास होगी एंड आई विल ट्राई टू कवर थीम सेक्शन अ बिट इन दैट क्लास, और थोड़ा सा आपको HTML का ओवरव्यू दे दूंगा ताकि जिन लोगों का टेक बैकग्राउंड नहीं है उन्होंने कहाँ से स्टार्ट करना है। वर्डप्रेस तो सीखें, कोडिंग को भी सीखें ताकि विद इन 2-3 मंथ्स वो उतने ही एफिशिएंट हो जितने CS बैकग्राउंड वाले लोग एफिशिएंट हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने ये टूल सीख लिया तो इट्स ओवर। आपको साथ साथ दूसरी तरफ भी एफर्ट करनी है और स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इजी सीख जाएंगे। सो कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो काइंडली लेट मी नो। चार से 5 मिनट है हमारे पास। कोई डिस्कस करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, कोई फियर है आपको लग रहा है वो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। नथिंग, कोई मसला नहीं है, सब क्लियर है, सबको सब कुछ आ गया है। इट्स वेरी गुड। चल, जबरदस्त है। अच्छा, अब बनाएंगे हम क्या क्या, थोड़ा सा गोल सेट कर दूं मैं आपको। जी रिक्वेस्ट, क्या रिक्वेस्ट है जी बताएं। मुझे असल में जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं आपकी कर रहा हूँ स्ट्रीम यार्ड, मुझे कमेंट्स में नेम शो नहीं होते आप लोगों के, इसलिए मैं नाम नहीं ले पाता, और अदरवाइज मैं आपको आपके नाम से बुला लूँ। फ्रीलांसिंग साइट पर अकाउंट के हवाले से इन्फो, हाँ ये आप जो इन्फो की बात करें हम ये अपने लेक्चर्स में करेंगे। हम 1 बाय 1 तीनों फ्रीलांस अकाउंट्स के ऊपर, फ्रीलांस साइट्स के ऊपर अकाउंट क्रिएट करेंगे, और सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं खुद आपको बताऊंगा कि आपने कैसे कैसे। अच्छा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको खुद बताऊंगा कि ये सारा कुछ कैसे कैसे होना है, किस तरह से आपने अकाउंट क्रिएट करना है, प्रोफाइल पिक्चर किस तरह की होनी चाहिए, अकाउंट की डिटेल्स किस तरह की होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शंस की किस तरह की होनी चाहिए, जॉब्स कैसे पिक करनी है, प्रपोजल किस तरह का होगा। यू हैव नॉट टॉक्ड अबाउट फ्रीलांसिंग गिग्स। हाँ, तो अभी मैंने टॉक नहीं किया इसलिए क्योंकि गिग्स पे मैं आपको सिंपल बता सकता हूँ कि गिग क्या हो सकती है, लेकिन किसी चीज़ के ऊपर जब तक आपको ग्रिप नहीं है तो आप उसकी गिग बना नहीं सकते, ठीक है। तो ग्रिप होना जरूरी है। तो हमारी पहली जो गिग होगी दैट विल बी अराउंड वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर कर लिया। देन विल बी क्रिएटिंग अकाउंट्स ऑन फाइवर एंड देन स्टार्टिंग आवर गिग। डेली न्यू टास्क आते जा रहे हैं, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। ओके, क्लियर है। किसी को स्पीड ज्यादा लग रही है तो कहाँ पे आपको लगा है कि स्पीड ज्यादा है। हाँ, यही मेरा असल गोल ये है कि मैं आपको लेक्चर्स में इतनी चीजें डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी करके बता दूं ताकि आप वीकेंड पे उसकी प्रैक्टिस करें। देखिए, आपका जो कंपटीशन है वो हाई है, आपके अगर डॉलर्स हाई हैं तो आपका कंपटीशन भी हाई है। सो 3 मंथ्स के अंदर सारा कुछ कंप्लीट करना भी, हाँ, एक थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है। तो जहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ टाइम देने की ज़्यादा ज़रूरत है, मैं डेफिनेटली आप लोगों को टाइम दूंगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है, जिस तरह से मैंने कल आपको इंस्टॉलेशन के बारे में बताया, दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, और आज मैंने उसको रिपीट भी किया आपके सामने। सिर्फ जो मुश्किल काम था वो आपके लिए जैम्प या एम्प इंस्टॉल करना था, वो भी 5 मिनट का टास्क है। वो मैं स्क्रीन पे इसलिए नहीं कर सका क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी जैम्प भी है और एम्प्स भी है।
अगर हम लोग यूनिवर्सिटी में सेंटर में होते तो देर आर सर्टेन लैपटॉप जिनमें जैम्प और एम्प्स नहीं होता, तो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन हम वो लैपटॉप पिक करके इंस्टॉलेशन आपके सामने कर देते हैं। तो आपकी आसानी के लिए हमने क्या किया है कि आपके साथ एक वीडियो SNE ने पहले ही शेयर कर दी थी जैम्प इंस्टॉलेशन की, और फिर एम्प्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। और इवन अगर आपको इंस्टॉलेशन की वीडियो चाहिए तो मैं आपके साथ एक वीडियो ग्रुप में शेयर कर दूंगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। दैट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा जी, ग्रुप ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हर स्टूडेंट्स भी अपने डिस्कस कर लेंगे, प्रॉब्लम हो हम आप इस ग्रुप में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इफ़ यू फील फ्री के आपका इंटरनल ग्रुप कोई होना चाहिए, इट्स अप टू यू। जस्ट मेक श्योर कि आप कोई वायलेंट बिहेवियर किसी का ना हो उसके अंदर। आप तब बॉयज़ का एक कॉमन ग्रुप बना लें, गर्ल्स अपना कॉमन ग्रुप क्रिएट कर सकती हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन विद ईच अदर। तो उसमें मुझे किसी किस्म का कोई त्रास नहीं है। आप जस्ट आप बॉयज़ के लिए अपना कॉमन कर लें, गर्ल्स के लिए कॉमन कर लें, इट्स अप टू यू। अच्छा जी, कुछ लोग कह रहे हैं स्पीड ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं स्पीड में इशू है। डेली न्यू टास्क आते जा रहे हैं, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। सो ये मुझे नाम नहीं शो हो रहा, सिर्फ फेसबुक यूज़र दिखा रहा है मेरे पास। तो कौन है जी और क्या आपकी मतलब राय है, थोड़ा सा मुझे बता दें ताकि मैं इस राय का एहतराम करूँ कि मुझे डेली बेसिस पे किस तरह जाना चाहिए। देखें, मुझे जब तक आप लोग फीडबैक नहीं देंगे मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरे एंड पे कहाँ से मिस्टेक आ रही है। तो फीडबैक देंगे तो क्लियर होंगी चीज़ें कि कहाँ पे आपको लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा है। व्हाट शुड बी डन इन मिनिमम स्टेप्स, मतलब मैं छोटे छोटे स्टेप्स करके आपको क्लियर क्लियर करवाता हूँ चीज़ों को। सैटरडे को क्लास, मज़र कह रहे हैं क्लास होगी, सैटरडे को क्लास नहीं होगी। क्लास हमारी वैसे भी थर्सडे तक होती है, लेकिन आप लोगों के ऑनलाइन सेशन हैं और आप लोग जो हैं अवेलेबल नहीं होते ऑन साइट, हम नहीं आ सकते, इसलिए हमने ऑनलाइन फ्राइडे की भी क्लास रखी हुई है ताकि आपकी कोई क्यूरी हो तो फ्राइडे को वो रिजॉल्व हो जाए और आप ज़्यादा कनेक्टेड रहें स्किल्स के साथ, ताकि आप जो है वीकेंड आपका ओरिएंटेड टू दी स्किल्स गुजरे। वरना 3-4 दिन अगर आप क्लास लेते हैं और 4 दिन क्लास लेके 3 दिन आप सिर्फ रेस्ट कर रहे हैं तो आपको मंडे तक सारा कुछ भूला होता है कि आपने क्या किया था। तो थोड़ा सा आपको इन टच रहना पड़ेगा। अच्छा जी, जो लोग नॉन टेक्निकल के हैं उनके लिए ज़्यादा स्पीड है। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नेक्स्ट जो है स्पीड अपनी बहुत कम रखूँ और डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा जो है वो काम करवाऊँ ताकि आप लोगों को स्पीड का इशू ना आए। अच्छा जी, आई हैव HTTP एरर 500 कैन नॉट सी एम्स होम पेज। HTTP एरर 500 आपका आ रहा है तो ये तो आता है अगर आपका सिंटैक्स एरर हो, वेबसाइट 500 एरर थ्रो करती है। तो या तो आप मेरे साथ कोई स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, वीडियो शेयर कर दें, या आप इस लेक्चर के बाद अगर मेरे साथ इनबॉक्स में आ जाए तो वी कैन सी टुगेदर पे कहाँ पे इशू है और इसको रिजॉल्व कैसे करना है। ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग डील, कर लेते हैं। जहाँ तक एम्प्स होम पेज की बात है, वो आपको चेक करना पड़ेगा एम्प्स की साइट के ऊपर। मैं आपको बताया कि एम्प्स का जो लेटेस्ट वर्जन आया वहाँ पे एम्प्स होम पेज इनेबल नहीं होता है समटाइम्स। कुछ एक दो उसमें स्टेप्स हैं, आपको एम्प्स के फॉरम में मिल जाएंगे या मैं सर्च करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो उस उनको अप्लाई करने के बाद आपका होम पेज इनेबल हो जाता है। नया एम्प्स के वर्जन में ये इशू आ रहा है। मेरा ज़्यादा जो ताल्लुक है वो ये है कि आपके पास अगर www के फोल्डर में वेबसाइट रखने से वेबसाइट शो होती है तो इट्स गुड। अगर आपको लगता है एम्प्स आपके पास ठीक नहीं चल रहा, आप जैम्प यूज कर लें, आप वैम्प यूज कर लें, दैट नॉट अ बिग डील। सर इन थीम 2020 कैन नॉट सी पोस्ट ऑन पेज। पेज के ऊपर पोस्ट नहीं आएगी, होम पेज के ऊपर पोस्ट आएगी। वर्डप्रेस इटसेल्फ इज अ ब्लॉग। तो ब्लॉग के ऊपर क्या होता है कि जितनी भी आप पोस्टें करते हैं वो अपडेटेड होके होम पेज पे आ जाती है। तो या तो होम पेज पे पोस्ट शो होगी या ब्लॉग के नाम से पेज होगा तो उस पर पोस्टें शो होंगी। ठीक है, जो सिंपल आपका एक नया पेज है जो पेजेस में जाके आप क्रिएट करते हैं वहां से पोस्टें शो नहीं होंगी आपके पास, वहां से सिर्फ स्टैटिक कंटेंट आएगा जो आपके पेज का कंटेंट है। आप मेरे साथ यूआरएल शेयर करते हैं जहां पे आपको पोस्टें एक्सेसिबल नहीं हो रही। ऐप्स के होम पेज की लाइट 1 to 7 लिखे हैं ब्राउजर में, लोकल स्लैश एम्प्स लिख लेना आप 1 to 7.0.0.1 ना लिखें। समटाइम रिक्वेस्ट राउट नहीं होती, ट्रांसलेटेड एड्रेस उन्होंने पहले से रखा होता है, आप लोकल स्लैश आगे एम्प्स लिख लें। 1 to 7.0. हाँ, ये भी एक इशू है कि अगर आपके एम्प्स में सेटिंग नहीं हो रही, आपके डीएनएस के अंदर अगर एम्प्स की एंट्री नहीं हो सकी, वो लोकल होस्ट को नहीं समझ पा रहा कि वो किसके साथ आईपी एड्रेस के साथ लिंक है, तो आप आईपी एड्रेस के ऊपर भी रिक्वेस्ट करके चेक कर सकते हैं। यार गूगल अवेलेबल है, गूगल पे इतने लोगों को इशू आते हैं और वहाँ पे सारे रिस्पॉन्सेज दिए
थोड़ा सा कभी गूगल ट्राई किया करें, इसको अपनी आदत बना लें। अच्छा सर, ऐसे पॉसिबल है 2 दिन कोडिंग हो कंटिन्यूसली, 2 दिन फ्रीलांसिंग का बताया जाए और फ्राइडे को आप ओवरव्यू रख लेते हैं जो वीक में किया? देखें, 2 दिन फ्रीलांसिंग के बारे में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर स्किल कवर नहीं होती तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आप फ्रीलांस कैसे करेंगे। वो लोग के पास ऑलरेडी स्किल है, वो लोग जिनके पास ऑलरेडी स्किल है, जो वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, डिग्रीज की हुई हैं, वो उनके लिए तो पॉसिबल है। मैं उनको फ्रीलांस का वे बता दूं तो वो सुबह ही उठ के फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें, आज शाम को प्रोजेक्ट पकड़ लें। लेकिन जिनके पास स्किल नहीं है, जिनको वर्डप्रेस नहीं आता, पहले उन्होंने नहीं किया हुआ, तो वो सिर्फ फ्रीलांस प्रोफाइल बना के तो काम नहीं कर सकते। सो मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करें और उसके साथ ही आप अकाउंट्स बना के फिर प्रपोजल्स पे अप्लाई करना शुरू करें। ठीक है, आप अकाउंट्स क्रिएट करें साथ ही प्रपोजल, ताकि ब्रेक ना आए, आपको कॉन्फिडेंट हो, आप जॉब देख के कॉन्फिडेंट हो कि हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि आपको फ्रीलांस अकाउंट्स पे मैं इन्फॉर्मेशन सारी बता भी दूंगा, लेकिन आपने क्योंकि उसको अप्लाई नहीं कर रहे होंगे, आप अकाउंट तो क्रिएट कर लेंगे लेकिन उसके बाद आप उस काम पे उसको कर ही नहीं रहे होंगे, आप रिक्वेस्ट ही नहीं भेज रहे होंगे, ना बाय रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ना प्रपोजल भेज रहे हैं, क्योंकि आपको काम नहीं आता, तो फिर वो गैप आ जाता है। अपने टास्क की स्क्रीनशॉट ग्रुप में कहाँ शेयर करें, बिकॉज प्राइवेसी इज हेयर? आप ऐसा करें ना, अपना टास्क जब कंप्लीट करें तो शेयर एक्स आपको बताया, वहां से आप, मुझे चाहिए यूआरएल में लिखा आ रहा हो लोकल स्लैश आपका जो फेसबुक नेम है, उस नाम से आपकी वेबसाइट नीचे बनी हुई है, चाहे 2020 थीम एक्टिवेटेड है, उसको आप ग्रुप में पोस्ट लगा दें। और आपकी समझ लें असाइनमेंट नंबर 1 है, तो व्हाट विल यू डू कि आप असाइनमेंट नंबर 1 नीचे अपना नेम और नीचे उसकी पिक्चर लगा के उसको अपलोड कर दें। डेट आपकी पोस्ट में ही आ रही होगी, या डेट भी साथ मेंशन कर दें। तो जो भी मॉडरेटर है ग्रुप के, इवन मैं एडमिन हूँ, तो आई विल सी कि आपने जो क्रिएट की है असाइनमेंट वो वैलिड है, मैं उसको पब्लिश कर दूंगा आपकी पोस्ट को। ओके, ग्रेट जीशान, दैट्स अ गुड जेस्चर। ठीक है, इंशाल्लाह कल होती है आप लोगों के साथ गपशप की। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा डू कनेक्ट विद मी। और अटेंडेंस के लिए आप लोगों का जो लिंक है वो इस पोस्ट के अंदर मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, वहाँ पर जाके अपनी अटेंडेंस काइंडली लाजमी मार्क कीजिएगा। जो लोग अटेंडेंस मार्क नहीं करते उनकी एब्सेंट काउंट होती है और 80% के ऊपर ड्रॉप आउट हो जाता है। सो काइंडली अटेंडेंस के बारे में आप थोड़ा सा सीरियस रहिएगा, अटेंडेंस अपनी मार्क करें। और कोई आपको एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है तो आप लैब मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग के रिगार्डिंग आपको कोई इशू है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, यू कैन कांटेक्ट विद मी, बट बी देयर, बी कंसिस्टेंट एंड बी कंटिन्यूस। इससे ज़्यादा बेहतर मेरा नहीं ख्याल कि आपको और कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा। आपको ना कोई कोर्स इतना मिलेगा कि जो आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ करवाए, ना आपको कोई प्लेटफॉर्म ऐसा मिलेगा कि आपको विदाउट पेमेंट काम करवाए। सो यू गाइस आर लकी कि आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। हमारे टाइम में तो इस तरह की फैसिलिटीज़ है नहीं थी। सो इससे आप फ़ायदा उठाएं, ठीक है, और इसको वेस्ट ना कीजिएगा। कल तक के लिए फिर इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दें, कल आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। श्योर मैं अपलोड कर दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।